हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में आपके आईसीएसई क्लास 7 चैप्टर नंबर 3 एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग जो पढ़ रहे थे उनको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोग ने जो एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स है उनके बारे में एक बेसिक पूरा चीज पढ़ लिया था। हमारे नॉलेज में अगर कोई गैप रहेगा तो वो भी हम लोग ने फिल कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग मिक्सचर्स के अलग अलग टाइप्स देखेंगे और कुछ अच्छे खासे सेपरेशन टेक्निक्स भी देखेंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। अब जैसे कि पता है हम सभी को कि हर वीडियो को शुरू करने से पहले बच्चा बोलता है कि भाई एक बार फटाफट गो थ्रू कर लो जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैंने जैसे पहले ही बता दिया है कि हम लोग मिक्सचर के कुछ टाइप देखेंगे। ओके, ये है दो टाइप्स, बेस्ड ऑन कंपोजिशन, बेस्ड ऑन स्टेट्स ऑफ कंपोनेंट्स, बहुत ही इजी से टाइप है। और उसके बाद फिर ये 4 सेपरेशन टेक्निक्स देखेंगे हम लोग। ओके, जो कि बहुत ही मजेदार है। ओके, इसमें से एक सेपरेशन टेक्निक में जो क्रोमेटोग्राफी वाली टेक्निक है वो कई ज्यादा नई वाली है, तो हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। आगे देखेंगे हम लोग कि भाई दो से ज्यादा, मतलब जब 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स होंगे मिक्सचर में तो उनको कैसे सेपरेट करेंगे, वो एक इंटरेस्टिंग वाली चीज है जो हम लोग लास्ट में करेंगे। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ओके, तो अब मिक्सचर्स जो है ना, हम लोग उसके टाइप्स देख रहे हैं बेस्ड ऑन इट्स कंपोजिशन। ओके, तो इसका मतलब होता है कि अगर सपोज हमारे पास पानी है तो मैंने इसमें मस्त शुगर ऐड कर दिया जिसे आप देख रहे हो। उसके बाद फिर मैंने उसको घोला, डिसॉल्व करने की कोशिश की, शुगर डिसॉल्व हो गया पानी के अंदर, और फिर हमें ऐसा एक क्लियर सॉल्यूशन मिल रहा है, मतलब एकदम ऐसा क्लियर मिक्सचर मिल रहा है हमें। करेक्ट, हमें ना इसमें मतलब ना हमें यहाँ पर शुगर नहीं दिखाई दे रहा है, राइट। तो हुआ क्या है, ये जो शुगर के पार्टिकल्स हैं हम लोग ने पढ़े हैं क्लास 6 में ही कि ये जो है ये इंटर पार्टिकुलर स्पेस जो होती है पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वहां पर जाके बैठ जाते हैं, तो ज्यादा स्पेस भी नहीं लेते, पानी का लेवल बढ़ता तो नहीं है, वो सब चीजें हम लोग ने सीखी थी। पर यहाँ पर हो क्या रहा है, वो घुल रहे हैं। ओके, तो घुलने के बाद अगर आप ये यहां पर इस ग्लास में देखोगे तो आप दावे के साथ नहीं कह सकते कि भाई इस पोर्शन में ज्यादा शुगर के पार्टिकल्स है और भाई साहब इस पोर्शन में कम शुगर के पार्टिकल्स है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि यहां पर शुगर घुल गया है ना पानी के अंदर, तो वो सभी जगह पे यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है। ओके, यहां पर शुगर के पार्टिकल ज्यादा, यहां पर कम, ऐसा कुछ नहीं है। सभी जगह पर शुगर के पार्टिकल्स और उसके साथ ही पानी के पार्टिकल्स भी सभी जगह पर सेम ही रहेंगे। ओके, ना यहां पर कुछ ज्यादा होगा ना यहां पर कुछ कम। ओके, मतलब यहां पर ना शुगर के पार्टिकल ज्यादा होंगे और यहां पर ना कम होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, शुगर और पानी के पार्टिकल्स हमारे पूरे के पूरे इस मिक्सचर में सभी जगह पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो जब ऐसा मिक्सचर हो जिसमें जो पार्टिकल्स है या फिर उसका जो कंपोजिशन है मिक्सचर का, ओके, वो यूनिफॉर्म है, मतलब जैसे हम लोग ने देखा शुगर और पानी के पार्टिकल्स पूरे मिक्सचर में सभी जगह पे प्रेजेंट है, तो हम लोग कहते हैं ऐसे मिक्सचर के कंपोजिशन को यूनिफॉर्म। और जिस मिक्सचर का कंपोजिशन ऐसा यूनिफॉर्म होता है ना, उन्हें कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, तो अब हेट्रोजीनियस क्या हुआ, उल्टा कर लो, आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे मिक्सचर्स जिनके कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होते। ओके, मैं यहां पर लिख देता हूं कंपोजिशन, ओके, यूनिफॉर्म नहीं होते, और यहां पर कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है। तो चलो अब कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता ऐसा वाला कोई मिक्सचर का एग्जांपल देख लेते। आप आपके घर में पानी ले लो और थोड़ा बहुत ऑयल ले लो, बचा के लेना, नहीं तो मम्मी फटके दे देंगी, क्योंकि ऑयल इतना सस्ता भी नहीं है। तो उसके बाद क्या करना, उन दोनों को मिक्स करना। ठीक है, थोड़ी देर तक जरा चुपचाप बैठ लेना, आपको है ना कुछ ऐसा लेयर दिखेगा जिसमें ना ऑयल जो है ना पानी के ऊपर आ जाएगा। तो अब हम लोग को दिख रहा है भाई साहब कि ये जो मिक्सचर है हमारा पूरा, राइट, इसमें यहां पर पानी बहुत ज्यादा है, ओके, और यहां पर ऑयल बहुत ज्यादा है। ओके, यहां पर पानी बहुत ज्यादा है और यहां पर पानी बहुत कम है, ऐसे भी बोल सकते हैं। यहां पर ऑयल बहुत ज्यादा है और यहां पर ऑयल तो है ही नहीं ऑलमोस्ट। करेक्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पार्टिकल्स है मिक्सचर के, ओके, वो सभी जगह पे प्रेजेंट है क्या? नहीं, कुछ पार्टिकल्स कुछ एक ही तरफ है, कुछ पार्टिकल्स कुछ दूसरे तरफ है। या फिर अगर मैं ये पोर्शन देखूं, ये वाला पोर्शन, तो इसमें ऑयल भी है पानी भी है, ऑयल और पानी के पार्टिकल्स दोनों भी है।
अगर सिर्फ मैं ये वाला पोर्शन देखूं तो इसमें सिर्फ पानी के पार्टिकल्स है, अगर मैं सिर्फ इतना सा ही पोर्शन देखूं तो इसमें सिर्फ ऑयल के पार्टिकल्स है। तो इसका मतलब कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म है नहीं, क्योंकि जो पार्टिकल्स से हमारा मिक्सचर बना हुआ है ओके, वो पार्टिकल्स सभी जगह पे यूनिफॉर्मली प्रेजेंट नहीं है ओके। तो जब ऐसा होता है तो हम लोग कहते हैं भाई कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है, और ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग कहते हैं हेटेरोजीनियस ओके। समझ में आ गई बात? तो ये जो दो टाइप्स है, अब इन्हीं टाइप्स को थोड़ा बहुत हम लोग आगे बढ़ा के ले जाएंगे ओके, और इनमें अब दूसरा एक टाइप पढ़ेंगे, उस दूसरे टाइप में इस टाइप का एप्लीकेशन देखेंगे ओके। चलो, तो दूसरा टाइप के मिक्सचर्स हम लोग क्या कहते हैं? बेस्ड ऑन देयर स्टेट्स ऑफ द कंपोनेंट्स, मतलब जिन कंपोनेंट्स से मिक्सचर बना हुआ है उन कंपोनेंट्स के स्टेट्स पर बेस्ड है हमारे मिक्सचर का टाइप। सपोज अगर हमारा मिक्सचर दो कंपोनेंट से बना हुआ है और दोनों कंपोनेंट्स का स्टेट सॉलिड है ओके, मैंने एस से डिनोट किया है, तो इसका मतलब हमारा वो जो मिक्सचर है हम लोग उसको सॉलिड सॉलिड मिक्सचर कहते हैं ओके। अगर मेरा मिक्सचर जो है वो दो कंपोनेंट से बना हुआ है, सेम वही चीज, पर यहां पर अब एक कंपोनेंट सॉलिड है, एक कंपोनेंट लिक्विड है, तो मैं अब मेरे मिक्सचर को कहूंगा सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। समझ में आ गई बात? और अगर मेरा मिक्सचर सेम वही दो कंपोनेंट से बना हुआ है और अगर उन दो कंपोनेंट्स में से दोनों भी कंपोनेंट्स जो है वो लिक्विड है, तो भाई मैं कहूंगा लिक्विड लिक्विड मिक्सचर है ये ओके। अभी इन तीन टाइप के मिक्सचर्स के कई सारे एग्जांपल्स हैं, पर हम लोग थोड़ा ना पिछला वाला कॉन्सेप्ट ओके, टाइप्स ऑफ मिक्सचर बेस्ड ऑन इट्स कंपोजिशन को लगाएंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ मिक्सचर बेस्ड ऑन द स्टेट्स ऑफ कंपोनेंट्स में। कैसे? ये सॉलिड सॉलिड मिक्सचर का टाइप है ना, अब ये सॉलिड सॉलिड में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम लोग लेके आएंगे। कैसे? देखो, हम लोग को क्या करना है, एक सिंपल सी आइडिया बता देता हूं मैं। सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स के नाम याद कर लो। चलो, तो सॉलिड सॉलिड मतलब दोनों भी कंपोनेंट सॉलिड सॉलिड, तो मैं लेता हूं सॉल्ट और शुगर। चलो ले लिया मैंने, सॉल्ट प्लस शुगर, ठीक है। मैं और एक एग्जांपल ले सकता हूं ओके, जैसे ब्रास या फिर ब्रॉन्ज। अब देखो, आप कहोगे सर ये ब्रास ये ब्रॉन्ज है क्या? ओके, ब्रॉन्ज तो आपने सुना ही होगा ओके, ब्रास भी शायद सुना होगा। मैं बता देता हूं, ये दोनों भी अलॉयज है ओके। अब अलॉय क्या होता है, हम सिंपल भाषा में बताऊं तो ये है भाई कि ये जो ब्रास और ब्रॉन्ज है ना, ये कुछ प्योर सब्सटेंस से बने हुए, मोस्टली मेटल से बने हुए होते हैं, मोस्टली। तो अब ये जो ब्रास है ना, ये कॉपर और जिंक से बना हुआ है ओके। तो कॉपर और जिंक को लिया ओके और उनको मिक्स कर दिया ओके, तो मेल्ट वगैरह करके मिक्स कर दिया। आगे बात समझ में? कॉपर और जिंक को लिया, मेल्ट वगैरह किया और मिक्स कर दिया ओके। तो मिक्स करने के बाद एकदम अच्छे से मिक्स कर दिया ताकि कॉपर और जिंक अलग अलग ना लगे, एकदम अच्छे से मिक्स कर दिया और फिर बन गया ब्रास। उसी तरह से ब्रॉन्ज भी, ये बना है कॉपर और टिन से ओके। तो इसके केस में भी वही चीज, कॉपर और टिन को लिया, मस्त मेल्ट कर दिया, मस्त मिक्स कर दिया, एकदम अच्छे से मिक्स कर दिया, इतना अच्छे से मिक्स कर दिया कि भाई जैसे हम लोग शुगर और पानी को मिक्स करते ना, वैसे मिक्स कर दिया। सोचो ओके। तो अब ये जो दो टाइप के मिक्सचर मैंने लिए या फिर ये जो दो एग्जांपल्स मैंने लिए, अब इनमें से होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हम लोग को ढूंढना है। तो देखो, सॉल्ट और शुगर को अगर आप मिक्स करोगे तो कोई भी ग्लास में सॉल्ट लो, शुगर लो, उसको आप कितना भी मिक्स कर लो ओके, थोड़ा बहुत सॉल्ट इधर, शुगर ज्यादा ऊपर, मतलब कहीं पर तो ज्यादा शुगर हो सकता है, कहीं पर तो ज्यादा सॉल्ट हो सकता है, अच्छे से मिक्स नहीं होंगे वो ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, हमारा जो सॉल्ट और शुगर है ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहे, इनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रह पा रहा है, कई जगह पे थोड़ा ज्यादा शुगर हो रहा है तो कई जगह पे थोड़ा ज्यादा सॉल्ट हो रहा है, करेक्ट। तो इसका मतलब हमारा कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये क्या है भाई, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और क्योंकि ये सॉलिड सॉलिड है तो सॉलिड सॉलिड हेट्रोजीनियस में हम लोग इसको डाल देते हैं। तो देखो, सॉल्ट प्लस शुगर ओके। तो समझ में आया कैसे दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिक्स किया मैंने ओके। वैसे ही अलॉयज के केस में, ब्रास या फिर ब्रॉन्ज, मैंने क्या कहा, शुगर और वाटर जिस तरह से मिक्स होते हैं ना एक दूसरे में, वैसे ये भी मिक्स हो जाते हैं, कॉपर और जिंक ब्रास बनने के लिए, कॉपर और टिन ब्रॉन्ज बनने के लिए। तो इसका मतलब इनका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द मिक्सचर ओके। सारे जगह पे आपको कॉपर और जिंक मिलेगा ओके, ऐसा नहीं कि कहीं एक जगह पे कॉपर ज्यादा मिल रहा है, एक जगह पे जिंक ज्यादा मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या, ये होमोजीनियस मिक्सचर हुआ। अब ये सॉलिड सॉलिड है तो सॉलिड सॉलिड होमोजीनियस में हम लोग इसका एग्जांपल डालेंगे ओके। तो ब्रॉन्ज लिख दिया मैंने या फिर ब्रास लिख दिया, दो एग्जांपल दे दिए। इसमें आप और एक एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी और दो सॉलिड सॉलिड्स जो मिक्स नहीं होते अच्छे से, सैंड और सॉल्ट के लो। चलो ये भी ले लिया मैंने। आगे बात समझ में? तो कैसे हम लोग चीजों को अप्लाई कर रहे हैं ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर पे आते हैं। अब यहां पर होमोजीनियस सॉलिड लिक्विड मिक्सचर मतलब, पहले हम लोग एग्जांपल्स लिख लेते हैं। यहां पर कोने में सॉलिड लिक्विड में
सिंपल सा सॉल्ट और वाटर का लिख लिया मैंने, सॉल्ट प्लस वाटर। उसी तरह से और एक सॉलिड लिक्विड मिक्सचर लिख लेता हूं मैं, ओके, जैसे कि सैंड और वाटर। ठीक है, अब इन दोनों में देखो सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट हम लोग पानी में डालेंगे, मस्त घोल देंगे तो एकदम घुल जाएगा वो अच्छी तरीके से। तो सॉल्ट के और वाटर के पार्टिकल सारे जगह पे एक ही जैसे होंगे, मतलब सारे जगह पे प्रेजेंट रहेंगे, कहीं पर सॉल्ट ज्यादा कहीं पर वाटर ज्यादा ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होमोजीनियस है ना, राइट। और होमोजीनियस सॉलिड लिक्विड मिक्सचर हो गया ये, ओके, सॉल्ट सॉलिड वाटर लिक्विड। तो होमोजीनियस सॉलिड लिक्विड मिक्सचर में ये आ जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, उसी तरह से अब आप ही दिमाग लगाओ, सैंड प्लस वाटर क्या होगा। सैंड को हम लोग पानी में डालेंगे, सैंड घुल जाता है क्या? बिल्कुल नहीं, सेटल हो जाता है बॉटम पे। तो हमारे वाटर के ग्लास में सैंड अगर नीचे चला जा रहा है, सेटल हो रहा है यहाँ पर, और पानी ऊपर रह रहा है, तो मिक्सचर में यहाँ पर ज्यादा सैंड के पार्टिकल्स है और यहाँ पर तो कोई है ही नहीं सैंड का पार्टिकल ज्यादा, यहाँ पर ज्यादा वाटर के पार्टिकल्स है और यहाँ पर बहुत कम वाटर के पार्टिकल्स है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपोजिशन यूनिफॉर्म है क्या? बिल्कुल नहीं, कंपोजिशन यूनिफॉर्म तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा कुछ एक कंपोनेंट के पार्टिकल ज्यादा है, यहाँ पर कुछ कम है। ओके, सभी जगह पे दोनों भी कंपोनेंट्स के पार्टिकल समान नहीं है, समान वे में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो फिर क्या हुआ, हेटेरोजेनियस मिक्सचर हुआ, राइट। तो सैंड प्लस वाटर क्या हुआ, सॉलिड सैंड लिक्विड वाटर, तो सॉलिड लिक्विड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। क्लियर? चलो अब लास्ट वाला देखते हैं हम लोग, लिक्विड लिक्विड वाले मिक्सचर्स। तो मेरा तो फेवरेट वाला है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ऑयल और वाटर। ओके, इसके अलावा और एक मिक्सचर है पर वो मेरा फेवरेट नहीं है। ओके, वो है भाई अल्कोहल एंड वाटर। ओके, मैं मजाक कर रहा हूं। चलो, तो ये जो दो मिक्सचर्स है हमको बस ध्यान देना है। देखो, ऑयल और वाटर की बात हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले देखी, वो तो हेटेरोजीनियस था, करेक्ट। अब फिर से नहीं देखेंगे वो चीज, मतलब फिर से समझाने की कोई जरूरत है नहीं है, तो वो हेटेरोजीनियस था, राइट। और ये लिक्विड लिक्विड है, देखो लिक्विड लिक्विड, तो लिक्विड लिक्विड हेटेरोजीनियस में जाएगा वो ऑयल एंड वाटर। चलो ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब ये जो नीचे वाला है अल्कोहल एंड वाटर, अब देखो अल्कोहल एंड वाटर मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में। ओके, हमको फर्क नहीं पता चलेगा कि भाई अल्कोहल कहाँ पर है, पानी कहाँ पर रह गया। ओके, तो जैसे कि हमारा सॉल्ट और वाटर मिक्स हो जाते हैं, वैसे ही कुछ हो जाता है ये भी। तो मतलब ये भी क्या हो गया, होमोजीनियस। हम इन पूरे मिक्सचर में सभी जगह पे अल्कोहल और वाटर के पार्टिकल्स जो है वो समान वे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो भाई हमारा ये होमोजीनियस हो गया। लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, राइट, लिक्विड लिक्विड, तो अल्कोहल एंड वाटर होमोजीनियस, सॉरी, अल्कोहल प्लस वाटर, लिक्विड लिक्विड होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, तो मैं ऐसे यहाँ पर एक पार्टीशन बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। ओके, क्लियर? तो हम लोग ने दो टाइप के मिक्सचर्स पढ़ लिए, दोनों टाइप के मिक्सचर्स के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग ने मिक्स भी कर लिया और मजेदार चीजें सीख ली, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपको तो पता ही है कि हम लोग ये जो सेपरेशन टेक्निक्स है वो क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें मिक्सचर जो दिया गया है उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग करना होता है। सिंपल सी चीज है। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं डिस्टिलेशन से। ये कुछ नया वाला सेपरेशन टेक्निक है जो आपको इस साल पढ़ना है। ओके, जो प्रीवियस साल हम लोग ने पढ़ चुके हुए सेपरेशन टेक्निक्स थे वो तो काफी सिंपल से है। ओके, तो अब ये वाला जो टेक्निक है थोड़ा बहुत हमें समझना है चीजों को। ओके, तो शुरुआत करते हैं। अब ये जो डिस्टिलेशन वाला जो प्रोसेस है हम लोग उसको सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को अलग अलग करने के लिए। अब सिंपल सी चीज है, देखो अगर हमारा सॉलिड लिक्विड में इनसोल्यूबल है, मतलब ना घुलने वाला है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सैंड और वाटर। ओके, तो हमें तो पता है भाई कि सैंड और वाटर को अलग अलग करने के लिए ये डिस्टिलेशन जैसा इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो सिंपल है भाई, सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन से भी कर सकते हैं। तो थोड़ा दिमाग लगाना है। ओके, प्रैक्टिकली हम लोग सोचेंगे कि भाई हम लोग कौन से मिक्सचर को किससे सेपरेट करेंगे। वैसे सैंड और वाटर को हम लोग डिस्टिलेशन से भी सेपरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर वही चीज ना, इतनी सारी तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं है। जो तामझाम मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में वो आपको समझ में आ जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं डिस्टिलेशन से। पर कौन से सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को, जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड में सोल्यूबल है। ओके, जैसे कि सॉल्ट और वाटर। समझ में आ गई बात? ओके, तो चलो सॉल्ट और वाटर ऐसे वाले मिक्सचर को हम लोग सेपरेट करने की कोशिश करते हैं डिस्टिलेशन से। और ये बहुत ही अच्छी प्रोसेस है, ओके, सेपरेट करने के लिए। क्यों, वो भी मैं बताऊंगा लास्ट में। ओके, जैसे कि हम लोग सीखेंगे, हम लोग ने पिछले साल इवापोरेशन सीखा था, तो इवापोरेशन से भी हम लोग ने ऐसे सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स जिसमें सॉलिड सोल्यूबल है लिक्विड में सेपरेट किया था।
पर आपको याद है इवेपोरेशन में क्या हुआ था? इवेपोरेशन में हम लोग वाटर को इवेपोरेट करवा देते थे, ओके, या फिर लिक्विड को इवेपोरेट करवा देते थे और बचता था फिर हमारा सोल्यूबल सॉलिड। तो इवेपोरेट हुआ हुआ लिक्विड तो गायब हो गया, वो तो हमें नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलेगा क्या हमें हमारे मिक्सचर से? सॉलिड मिलेगा जो सोल्यूबल है। पर डिस्टिलेशन क्या करता है? डिस्टिलेशन भाई साहब दोनों भी कंपोनेंट्स को सेपरेट कर देता है और दोनों भी कंपोनेंट्स हम लोग अलग अलग कलेक्ट कर सकते हैं। तो एक कंपोनेंट गायब नहीं हो जाएगा, जैसे हमारा लिक्विड यहाँ से गायब नहीं हो पाएगा, लिक्विड को भी हम लोग पकड़ के रखेंगे। कैसे पकड़ेंगे? चलो वो ही सीखते हैं। ओके, तो हम लोग ने क्या किया, मेरे पास सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसके कलर पे मत जाना, मैंने थोड़ा कलरफुल करने की चीजें कोशिश की है तो फिर अच्छा लगेगा आपको। ओके, तो ये है हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर सॉल्ट प्लस वाटर कह लो सिंपल भाषा में। तो मैंने क्या किया, ये जो मेरा फ्लास्क है ना, इसको हम लोग फ्लास्क कहते हैं, ओके, राउंड बॉटम फ्लास्क कहते हैं हम लोग इसको। तो ये राउंड बॉटम फ्लास्क में मैंने सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर ले लिया, फिर इसके ऊपर ना मैंने ऐसे ये एक ग्लास ट्यूब फिट कर दिया, ऐसे, ये दिख रहा है आपको ये ग्लास ट्यूब, ऐसे ये वाली ग्लास ट्यूब, ठीक है, ओके, जिसका मुंह ना यहां पर दूसरे जगह पे खुल रहा है। ओके, एक मुंह फ्लास्क के अंदर मैंने ऐसे फिट कर दिया अंदर, दूसरा जो एंड है वो मैंने खुला रखा है अभी तक के लिए। ओके, और ऊपर वाला जो तीसरा एंड है ना, उसमें मैंने थर्मोमीटर लगाया हुआ है। ओके, बताऊंगा मैं क्यों लगाया हुआ है। तो देखो ये जो तीसरा वाला एंड जो खुला हुआ है अब, ओके, ये था पहला, ये था दूसरा सपोज, और ये है तीसरा। अभी जो तीसरा वाला है मैं ना इसमें एक अलग सी चीज फिट करने वाला हूं, ओके, और इसको कहते हैं कंडेंसर। ओके, अब जिस टाइप का कंडेंसर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना यहां पर, इसको हम लोग कहते हैं लाइबिक कंडेंसर। ठीक है, नाम मस्त है, याद रख लेना। ओके, अब ये जो कंडेंसर है इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं हम लोग, वो भी चीजें समझाएंगे। पहले मैं आपको सेटअप बता रहा हूं, ओके, तो उसके बाद फिर हम लोग ऐसा ही एक ग्लास का इंस्ट्रूमेंट लेंगे जो पूरा का पूरा हमारे दूसरे वाले इस बीकर टाइप या फिर जो कोनिकल फ्लास्क इसको हम लोग कहते हैं, सॉरी, तो ये कोनिकल फ्लास्क में डायरेक्टली फिट हो जाएगा। ओके, अब ये पूरी तामझाम कर ली हम लोग ने। अब हम लोग शुरुआत करते हैं डिस्टिलेशन करने को। क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जो कंडेंसर है ना, तो ये जो इनलेट आपको दिख रहा है ना यहां पर, ओके, इसको हम लोग इनलेट कहते हैं, याद रखना, और इसको आउटलेट कहते हैं। ओके, अब ये स्पेसिफिक है इनलेट और आउटलेट, ऐसा क्यों है वो भी बताऊंगा मैं। तो इनलेट से हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग यहां से पानी इन भेजते हैं। ओके, तो मैं इसको ऐसे कनेक्ट करूंगा पाइप से, ओके, टैप को, और ये जो आउटलेट है ना, यहां से हम लोग पानी निकालते हैं, तो मैं इसको ना ऐसे सिंक में छोड़ दूंगा। सिंक मतलब हम लोग का घर में जो वॉश बेसिन का सिंक रहता है वैसे हम लोग अपैरेटस लगा रहे और बाजू में सिंक भी है, टैप भी है, टैप से हम लोग ने पानी इन करवा रहे, अंदर भेज रहे, और जो पानी बाहर जाने वाला है वो हम लोग सिंक में छोड़ दे रहे। ये सारी तामझाम क्यों कर रहे, ओके, और ये नीचे से ही क्यों लेके जा रहे, ये आपको तब समझ में आएगा जब हम लोग शुरुआत करेंगे अब डिस्टिलेशन की। चलो तो आप शुरुआत करते हैं। मैंने क्या किया, अब शुरुआत करने के लिए हीट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जो हीटिंग एक बार शुरू हो गई तो क्या होने लगेगा, हम सबको को पता है, पानी हमारा जो है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। ओके, फटाफट फटाफट फटाफट, जितना ज्यादा हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ओके, सपोज 25 डिग्री सेल्सियस से हम लोग ने शुरुआत की, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा रहे इवेपोरेशन फटाफट 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 होते जाएगा, और एक पॉइंट आएगा जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रीच हो जाएगा, और उस टेम्परेचर पर हमारा पानी बॉईल होना शुरू करेगा। अब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, आप देख पाओगे थर्मोमीटर में 100 डिग्री सेल्सियस पर अटका हुआ रहेगा टेम्परेचर। ओके, और ये जो वेपर्स है ना, ओके, जो शुरुआत से बन रहे थे, अब 25 डिग्री सेल्सियस से हम लोग हीट करना शुरू कर दिए थे ना, तो तब से वेपर्स बन रहे थे। ओके, तो ये जो सारे वेपर्स है जो बन रहे हैं ओवर द प्रोसेस, वो क्या हो रहे, ये यहां से जा रहे ऊपर, ओके, इस ट्यूब में। ओके, अब इस ट्यूब से ये वेपर्स जा रहे यहाँ पर, क्योंकि इनको जगह यहीं पर जाने को मिल रही है। ओके, तो हम लोग हीट कर रहे 100 डिग्री सेल्सियस के बाद अब सिर्फ पानी हमको पता है वेपर स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर कांस्टेंट रह रहा है और पानी अब मस्त बॉईल हो रहा है। लिक्विड पूरा का पूरा जो हमारा पानी वाटर है वो अब गैस में बदलने की पूरी तैयारी में लगा हुआ है। अब जब तक पूरा का पूरा लिक्विड
वाटर वेपर में बदलता नहीं, तब तक 100 डिग्री सेल्सियस वैसे का वैसे ही रहेगा टेम्परेचर। ओके, तो अब ये सब शुरू हो गया है। अब लिक्विड फटाफट फटाफट वेपर में बन रहा है, ये वेपर जा रहे हैं इस कंडेंसर में जा रहे हैं। अब हो क्या रहा है देखो, ये कंडेंसर हम लोग क्यों कह रहे हैं इसको, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ। कंडेंसर मतलब ये क्या काम करने वाला है, कंडेंसेशन का काम करने वाला है। और कंडेंसेशन क्या होता है हम लोग ने पढ़ा है। ओके, वेपर्स को लिक्विड स्टेट में फिर से लेके आना, या फिर सब्सटेंस जो है वो जो गैसियस स्टेट में है उसको लिक्विड स्टेट में फिर से लेके आना। ओके, गैसियस से लिक्विड में लेके आना फिर से। कैसे लेके आते हैं हम लोग, कूल करवा के। तो फिर ये जो कूलिंग है ये कैसे करवा रहे हैं हम लोग, अब आपको सब चीजों का लॉजिक बैठ जाएगा। ये कूलिंग करवा रहे हैं हम लोग टैप में से कूल वाटर पास करके हमारे कंडेंसर में। तो देखो ये जो अंदर की जो पाइप है ना, ये अलग पाइप है। ओके, जिसके अंदर से वेपर्स जा रहे हैं यहां से। ओके, यहां से वेपर्स जा रहे हैं अंदर से। ये जो बाहर वाला आपको स्पेस दिख रहा है ना, ये जो ब्लू कलर लगाया है, यहां पर है हमारा पानी। ओके, तो ये जो अंदर वाली ट्यूब है इसको चारों तरफ से पानी ने घेर लिया हुआ है। अब हम लोग जो कूल पानी है वो नीचे से अंदर भेज रहे हैं। ओके, ये इनलेट से यहां से अंदर भेज रहे हैं। ओके, जो नीचे वाला एंड है वहां से, या फिर जो कंडेंसर हम लोग ने ऐसा रखा है ना, तो पहले वाला नहीं दूसरा वाला इनलेट जो है ना उधर से अंदर भेज रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर हमें ठंडा हमको टेम्परेचर चाहिए यहां पर। ओके, या फिर कूल जो एनवायरनमेंट है हमारे गैस के लिए वो चाहिए। क्यों, देखो सिंपल सी चीज है ना, अगर यहां पर कूल नहीं रहेगा, अगर मैं यहां से पानी इन करवा दूं, ओके यहां से पानी इन करवा दूं, थोड़ा बहुत सोचो आप, तो क्या होगा, पानी जो है यहां पर ठंडा पानी पहले रहेगा। ओके, पर ये जो ठंडा पानी है ना क्या होगा, ये गरम गरम वेपर्स है, तो ये वेपर्स हम लोग को पता है क्या करेंगे, अपनी हीट इस पानी को दे देंगे, तो यहाँ का पानी गर्म हो जाएगा। ओके, और यही गर्म पानी नीचे फ्लो होके आएगा और फिर नीचे से सिंक में चला जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर भी पानी गर्म ही रहेगा। तो अगर यहाँ पर हमारी स्टीम ने हीट दे दी है पानी को और गर्म हो गया पानी, पर यहाँ पर रहते रहते फिर से गर्म पानी यहाँ पर है ना, तो स्टीम, तो हमारा वाटर जो है वो फिर से हमारे जो वाटर वेपर्स को फिर से हीट दे सकता है और हमारा वाटर वेपर कंडेंस नहीं होगा, वो गैस में ही रह जाएगा फिर से। ओके, तो वो नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से ठंडा पानी भेज रहे हैं। ओके, यहां पर कूल रख रहे हैं हम लोग। क्यों, क्योंकि ये जो ठंडा पानी है ओके ऊपर चले जाएगा, ऊपर से बाहर जाएगा। ओके, तो यहां पर भले पानी गर्म रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, क्योंकि वेपर्स तो आप जस्ट अंदर आ रहे हैं ना, पर जब वेपर जब यहां पर आएंगे ना, हम लोग को उनको लिक्विड में कन्वर्ट करके ही भेजना है अंदर। तो हम लोग को यहाँ पर कुछ भी करके ठंडा एनवायरनमेंट ही चाहिए। ओके, तो डायरेक्ट ठंडा पानी अगर हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे तो यहाँ पर अच्छा खासा ठंडा एनवायरनमेंट रहेगा। फिर उसके बाद यही जो ठंडा पानी है वो गर्म हो जाएगा और फिर यहाँ से आउटलेट से निकल जाएगा। ओके, पूरी कहानी समझ में आ गई, क्यों हम लोग इनलेट से ठंडा पानी अंदर भेजते हैं और यहाँ पर ऊपर वाले आउटलेट से बाहर भेजते हैं, जो कि आपको लॉजिकली लगेगा, या फिर आपको ऐसे लगेगा कि सर यहाँ से ठंडा पानी भेज देते ना, पहले तो वेपर्स यहाँ पर आएंगे, पर गलत हो जाएगा। क्योंकि वेपर्स जैसे मैंने बताया अपनी हीट उसको दे देंगे और पानी यहाँ पर जाते जाते गर्म हो जाएगा, तो फिर से वेपर्स यहाँ पर ठंडा हुए रहेंगे, लिक्विड हो गए रहेंगे, यहाँ पर गर्म पानी की वजह से फिर से वेपर क्या हो जाएंगे, फिर से अपना लिक्विड जो होगा वो वेपर में चला जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो ये जो चीज थी लाइबिक कंडेंसेशन के बारे में, ये अक्सर टेक्स्ट बुक में नहीं लिखी गई है, पर आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हो ना डिस्टिलेशन, और आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है कि भाई कंडेंसेशन हो रहा है वगैरह वगैरह। क्लियर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। जब आप सच में डिस्टिलेशन करोगे और आप अगर ऐसे नहीं करोगे, इनलेट आउटलेट गड़बड़ कर दोगे, पानी गलत जो हमारा इनलेट है या फिर आउटलेट है उनका पोजीशन चेंज कर दोगे, यहाँ से पानी अंदर भेजोगे, यहाँ से बाहर निकालोगे, डिस्टिलेशन नहीं होगा, अच्छे से पक्का नहीं होगा। ओके, ये मैंने करके देखा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो आप जब बड़े होंगे तब करोगे ना, तब पक्का इस बात का ध्यान रखना। एक सिंपल सी चीज थी ये, और इंटरेस्टिंग सी कॉन्सेप्चुअल चीज भी थी। ओके, चलो, तो अब क्या हुआ, हमारा वेपर्स जैसे इस प्रोसेस में मैंने बताया, ठंडा पानी यहाँ से अंदर जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे गर्म वेपर्स हैं, ओके ये आ रहे हैं। ओके, भले यहाँ पर पानी गर्म है पर यहाँ पर तो ठंडा है ना पानी, तो फिर यहाँ पर ठंडे पानी के वजह से हमारा वेपर जो है वो कंडेंस हो रहा है। ओके, वेपर जो है वो ठंडे पानी को अपनी हीट दे रहा है, कूल हो रहा है, कूल होके वेपर लिक्विड बन रहा है, पानी बन रहा है, और फिर नीचे हमारे कोनिकल फ्लास्क में जाके कलेक्ट होते जा रहा है। तो ऐसे करके सारा का सारा पानी हम लोग यहाँ से निकालेंगे।
ओके, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस के बाद यहाँ पर तो कोई पानी बचने का चांस ही नहीं है, तो सारा का सारा पानी निकाल देंगे, तो यहाँ पर बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट। तो हमारा पानी पूरा इस तरफ, सॉल्ट पूरा इस तरफ। तो हम लोग ने सॉलिड लिक्विड मिक्सचर से सॉलिड और लिक्विड दोनों को भी सेपरेट तो कर दिया और दोनों को रिकवर भी किया है विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन। ओके, हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर चले गए। पिछले वाले क्लास में हम लोग ने क्लास 6 में इवापोरेशन तक की चीजें देखी थी, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ गए। ओके, समझ में आ गई बात? मजेदार थी ना ये चीज? ओके, अब ये जो पानी हम लोग कलेक्ट करते हैं ना यहाँ पर, ओके, या फिर ये जो भी हमारा सॉल्वेंट है, जो भी लिक्विड हम लोग यहाँ पर कलेक्ट करते हैं, उसको डिस्टिलेट कहते हैं। ओके, तो ये सिंपल से टर्म्स थे जो मैं शायद आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अब। ओके, एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। चलो, तो अब डिस्टिलेशन के को ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम लोग ने क्या देखा, डिस्टिलेशन की मदद से हम लोग ने सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को अलग अलग कर दिया, जिसमें सॉलिड जो है वो सोल्यूबल वाला सॉलिड हम लोग ने लिया था। ओके, और इस तरह से अलग किया कि भाई हम लोग ने दोनों कंपोनेंट्स को रिकवर भी किया। तो वैसे ही हम लोग लिक्विड मिक्सचर्स को भी अलग करने के लिए डिस्टिलेशन यूज करते हैं। मोस्टली हम लोग लिक्विड मिक्सचर्स को अलग करने के लिए, ओके, डिस्टिलेशन ये जो प्रोसेस है इसका इस्तेमाल तो करते ही है। ओके, इसको भी अलग अलग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर हम लोग वो लिक्विड्स की बात कर रहे हैं जो मिसिबल है। मिसिबल मतलब ये दोनों भी लिक्विड, ओके, इनका मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस है, होमोजीनियस। ओके, मतलब लिक्विड्स एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो रहे हैं इस तरह से कि भाई मिक्सचर में हमें सभी जगह पर जो दोनों लिक्विड के पार्टिकल्स है वो सभी जगह पर समान वे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट, जैसे कि अल्कोहल और वाटर, राइट। तो अब हम लोग ये जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है ना, ये उन लिक्विड कंपोनेंट वाले मिक्सचर्स को जो मिसिबल है उनको सेपरेट करने में यूज करते हैं। पर कब? जब ये जो दो लिक्विड्स हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है, ओके, वो होना चाहिए ग्रेटर देन 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगर मेरे पास सपोज लिक्विड एक्स है, लिक्विड वाई है, दोनों भी मिसिबल है, पर अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस है, इसका अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो यस, आप मुझे बताओ अब हम लोग डिस्टिलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? ओके, आप पॉज करके बता दो फटाक से, अभी तो हम लोग देखा, राइट। तो आप, आई होप आपका आंसर हाँ ही आएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया जब डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस होगा तो हम लोग डिस्टिलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो, मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस डिस्टिलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, दोनों लिक्विड्स मिसिबल है ना, तो हम लोग ने उसका मिक्सचर ले लिया, सेम जैसे हम लोग ने सॉलिड लिक्विड में कहता ना वैसे ही होगा। यहाँ पर थोड़ा बहुत चीजें चेंज होंगी, थोड़ी बहुत, ओके, तो वो मैं समझाता हूँ आपको। सेम लिक्विड मिसिबल हम लोग ने जो मिसिबल लिक्विड है, ओके, या फिर लिक्विड होमोजेनियस मिक्सचर है वो मैंने ले लिया। सपोज अल्कोहल और वाटर मैंने ले लिया, सॉरी अल्कोहल और वाटर नहीं ले सकते हम लोग, ओके। सपोज मैंने एक्स और वाई दो अलग अलग लिक्विड्स ले लिए, ओके, जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स इस तरह से 60 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो इसके अंदर है भाई एक्स और वाई। तो अब मैं हीट करना शुरू करूंगा, बाकी का सेटअप पूरा वैसे का वैसे, सेम टू सेम, डिट्टो सेम टू सेम, पिछले वाले टाइप से, ओके। यहाँ से फिर से वही चीज, इनलेट, यहां से आउटलेट, ठीक है, वो कभी बदलेगा नहीं, डिस्टिलेशन में ये चीज बदलेगी नहीं, ठीक है। एक बार दिमाग में चिपक गई। चलो, हीट करना शुरू किया तो पहले टेम्परेचर बढ़ेगा 25 से धीरे धीरे, तो क्या होगा, 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। 60 डिग्री सेल्सियस तक जब पहुंच गया, हमारा एक्स जो कंपोनेंट है वो अब 60 डिग्री के परे, क्योंकि उसका वो बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो उसके परे अब वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब वो जी जान लगा कि वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में बदलना शुरू हो जाएगा। जब तक अब पूरा का पूरा एक्स यहां से गायब नहीं होता, ओके, पूरा का पूरा लिक्विड एक्स यहां से खत्म नहीं होता, तब तक हमारा टेम्परेचर 60 ही रहेगा, ओके। तो अब इस टेम्परेचर पर हमारा लिक्विड फटाफट क्या हो रहा है, एक्स वाला लिक्विड जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। तब तक होगा, कब तक होगा ये, जब तक पूरा का पूरा एक्स लिक्विड हमारा खत्म नहीं होगा, ओके, तब तक ये चलते ही रहेगा और तब तक हमारा टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ये सारी चीज हम लोग ने पढ़ी है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जब होता है या फिर बॉइलिंग जब होती है तब टेम्परेचर लिक्विड का कांस्टेंट रहता है, राइट। पिछले साल पढ़ा हम लोग ने, करेक्ट। चलो, तो अब ये कहानी रहेगी। तो अब एक्स के वेपर्स जो है वो जाएंगे यहाँ पर, कंडेंस होंगे और मस्त जाके लिक्विड एक्स हमको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि हम लोग को पानी मिला था, पानी के वेपर्स गए थे, कंडेंस हुए थे, ओके, यहाँ से वेपर फॉर्म में से लिक्विड फॉर्म में चले गए और लिक्विड हम लोग ने कलेक्ट कर लिया। तो ये सारी कहानी एक्स के लिए हो जाएगी। अब जब हमें दिखाई देगा कि भाई टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ना शुरू हो गया है, दैट्स इट,
यहां से हम लोग ये जो पहला वाला बीकर था जिसमें हम लोग एक्स कलेक्ट कर रहे थे, हटाएंगे फटाक से और दूसरा वाला बीकर लगा देंगे। क्यों 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 क्यों? देखो, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने लग गया, इसका मतलब एक्स खत्म हो गया है। ओके, हमारे मिक्सचर में से, क्योंकि जब तक एक्स की जान यहां पर है तब तक टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, हमको पता है। जब तक एक्स बॉयल हो रहा है टेम्परेचर उतना ही रहेगा, एक्स बॉयल होना बंद हो गया टेम्परेचर बढ़ेगा। करेक्ट, क्योंकि यहां पर दूसरा भी है ना कंपोनेंट, और उसका तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। तो अब अगर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया इसका मतलब एक्स खत्म हो गया है। अब चीज समझ में आ गई? ओके, जब तक टेम्परेचर सेम था इसका मतलब अभी भी एक्स जो है वो बॉइल हो रहा है। जिस पॉइंट पर एक्स खत्म, एक्स की बॉइलिंग खत्म, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना खत्म, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। उस पॉइंट पर हम लोग निकालेंगे, दूसरा कॉनिकल फ्लास्क लगाएंगे, क्योंकि अब हमको समझ में आएगा कि अब भाई हमारा वाई हो जाएगा शुरू, उसके वेपर्स आने शुरू हो जाएंगे और उसका कंडेंसेशन हो जाएगा और हमें वाई मिलेगा। अब फिर ऐसे ही करते करते हम लोग 100 डिग्री तक पहुंचेंगे। फिर उसके बाद तो भाई वाई के ही वेपर्स, वाई और वाई के ही वेपर्स रहेंगे। तो वाई के वेपर्स पूरे पूरे जाएंगे कंडेंसर से, फिर कंडेंस होंगे, लिक्विड वाई इस तरफ ऐसे यहाँ से निकलेगा और कोनिकल फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग ने दोनों एक्स और वाई दोनों भी लिक्विड्स सेपरेटली कलेक्ट कर लिए। समझ में आ गई इस पूरी चीज? ओके, चलो अब हम लोग जाते हैं डिस्टिलेशन के नेक्स्ट लेवल पर, उसके बड़े भैया के पास, जो कि है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, मैं मजाक कर रहा हूं। तो ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है, ओके, अब हम लोग तब यूज करते हैं जब दो जो लिक्विड्स हम लोग ने लिए हैं, ओके, या फिर दो जो लिक्विड्स का मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर, उन दो लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तब। ओके, क्योंकि आपके दिमाग में आया होगा ना क्वेश्चन, सर आपने पिछले वाले डिस्टिलेशन वाले, मतलब हम लोग ने जो अभी पढ़ा डिस्टिलेशन, उसमें आपने बताया कि भाई लिक्विड लिक्विड होमोजेनियस मिक्सचर जिसमें लिक्विड्स के जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 30 से ज्यादा हो तो हम लोग डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं, पर 30 से कम हो तब क्या करेंगे? तब हम लोग करेंगे उसके बड़े भैया का इस्तेमाल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल, चलो अगर मैंने अल्कोहल और वाटर ले लिया, तो अल्कोहल का देखो बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री सेल्सियस है, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, डिफरेंस देखोगे तो 22 डिग्री सेल्सियस है, तो 30 से कम है। तो अब ऐसे टाइप के मिक्सचर्स को, जो लिक्विड लिक्विड होमोजेनियस मिक्सचर है जिनमें डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस, कैसे करेंगे इनको अलग? इस वाले मेथड से, जिसमें हम लोग बस एक चीज चेंज करेंगे, पर वही चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसको किए बिना हमें इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वो चीज हम लोग हमारे ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क दिख रहा है आपको, जो हम लोग ने डिस्टिलेशन मिला था, वैसे डिट्टो का डिट्टो सारी चीजें सेम ही रखेंगे हम लोग। ओके, डिस्टिलेशन की बस एक चीज और ऐड करेंगे। ओके, इस राउंड बॉटम फ्लास्क और ये जो हमारा कनेक्टर है, ओके, ये जो 3 एंड वाला कनेक्टर, इसके बीच में हम लोग एक कॉलम डालेंगे। ओके, ऐसे कॉलम डालेंगे, ऐसा, और इसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ओके, अब ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है कैसे बनाएंगे हम लोग? हम लोग क्या करेंगे, बड़े बड़े ग्लास के बीड्स डालेंगे इसमें। ओके, आपको तो पता ही है अब ये बीड्स क्या होते हैं, मणि। ओके, मणि मतलब वो वाला मणि नहीं, MONEY, मणि मतलब क्या, छोटे छोटे जो बीड्स होते हैं वो, तो वो हम लोग ग्लास के बीड्स इस कॉलम के अंदर डाल देंगे। ओके, और ये कॉलम जो है डिस्टिलेशन हमारा जो फ्लास्क है, राउंड बॉटम फ्लास्क, ओके, उसके और इस कनेक्टर के बीच में लगा देंगे। अब फिर सेम ही चीज, कनेक्टर को ऊपर से थर्मोमीटर लगाया है, तीसरा एंड हम लोग डाल रहे हैं उसका कंडेंसर में, लाइबिक कंडेंसर यूज कर रहे हैं, फिर कनेक्टर यूज कर रहे हैं, फिर कोनिकल फ्लास्क है, कनेक्टर एकदम अच्छे से कोनिकल फ्लास्क में फिट किया गया है। ओके, थर्मोमीटर का इस्तेमाल भी मैंने बोला था हम लोग क्यों करेंगे वो बताऊंगा मैं। ओके, आपको समझ में आएगा होगा ओवर द प्रोसेस, क्यों? समझने के लिए ना भाई, कि भाई फ्लास्क कब बदलना है, नहीं तो हम लोग क्या करते बैठेंगे, डिस्टिलेशन जब कर रहे थे ऐसे ही लगा के रखेंगे, फिर से दोनों भी यहाँ से एक्स पूरा का पूरा वेपर बन के आ जाएगा। उसके बाद हम लोग ऐसे ही टाइम पास करते बैठ गए, देखते देखते कि भाई हो रहा है डिस्टिलेशन, टेम्परेचर बढ़ जाएगा और दूसरा भी लिक्विड हमारा वेपराइज हो जाएगा, दूसरा भी लिक्विड वेपराइज होकर वो भी कंडेंस होगा और सेम फ्लास्क में फिर से मिक्स हो जाएगा। तो क्या ही फायदा हुआ डिस्टिलेशन करके। इसीलिए हम लोग यहाँ पर थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ये समझने के लिए कि भाई सब अब चेंज करना है। ओके, फ्लास्क चेंज करना है, नया वाला कंपोनेंट आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर भी वही चीज है। अब प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो होता क्या है इसमें भी सेम तरीका। ओके, यहाँ पर वही चीज। ओके, फिर से वही इनलेट, अंदर पानी भेजेंगे, इस तरफ से बाहर निकालेंगे, आउटलेट। ठीक है, तो हीट करना शुरू कर दिया मैंने, हीट करना शुरू किया तो हम लोग के पास अल्कोहल है, पानी है,
तो हमको पता है अब जब 78 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर जाना शुरू हो जाएगा तब हमारा अल्कोहल जो है वो लिक्विड से गैसेस में बदलेगा। पर क्या है ना, देखो ये जो हमारा पानी भी है ना, ओके, ये भी इतने, अब 78 डिग्री सेल्सियस है ना, थोड़ा क्लोज है ना इसके बॉइलिंग पॉइंट से, ओके, 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा क्लोज है, तो हमारा पानी के वेपर्स भी कुछ ज्यादा ही फॉर्म होने लगते हैं। ओके, अब यही दिक्कत थी, अगर हम लोग नॉर्मल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करते जैसे कि ये था, तो क्या होता मालूम है, हमारे अल्कोहल के वेपर्स के साथ हमारे पानी के भी वेपर्स चले जाते कंडेंसर में। फिर क्या प्रॉब्लम होता, अल्कोहल का वेपर भी कंडेंस होकर अल्कोहल बन जाता, लिक्विड अल्कोहल, पानी का वेपर कंडेंस होकर फिर से लिक्विड वाटर बन जाता, और फिर से दोनों भी एक साथ आके यहाँ पर ही मिक्स हो जाते, तो क्या ही फायदा होगा, राइट, अलग अलग तो हुए नहीं। इसीलिए हमें पता है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा क्लोज है तो दूसरे कंपोनेंट के भी वेपर्स होंगे, तो उन वेपर्स को हमें अवॉइड करना है हमारे कंडेंसर तक पहुंचने के लिए, तो हम लोग इसके लिए ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यहाँ पर लगा देते हैं। ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करता है ना, थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ, थोड़ा सा डिटेल में, ओके, ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि हम लोग यूज ही क्यों करते हैं इस कॉलम को। ओके, तो होता क्या है, देखो इस कॉलम में ना हम लोग ने क्या रखे हैं, बीड्स रखे हैं, राइट, ऐसे ग्लास के बीड्स रखे हुए, मैं थोड़ा सा एनलार्ज करके यहाँ पर बना रहा हूँ आपके लिए। तो जब हमारा यहाँ से फ्लास्क में से हमारे वेपर्स जब जाना शुरू हो जाएंगे, ओके, तो ऊपर अब अल्कोहल के वेपर्स के साथ साथ वाटर के भी वेपर्स होंगे, ओके, पर ऊपर टेम्परेचर कम है ना, शुरुआत हो गई, सपोज मैंने लिक्विड ले लिया, हीट करना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा हीट करने के बाद अब टेम्परेचर अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट के पास आने लग गया है और अल्कोहल के वेपर्स फॉर्म होना शुरू हो गए, फिर उसके साथ वाटर के भी वेपर्स फॉर्म होना शुरू हो गए और वो भी क्या हो रहे, ऊपर जा रहे। पर यहाँ पर ऊपर जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर तो ठंडा है ना पहले कंडेंसर, तो फिर से कंडेंस होंगे, क्या होगा कंडेंस, अल्कोहल के वेपर्स कंडेंस होगा यहीं पर, वाटर के वेपर भी कंडेंस होंगे यहीं पर, ठीक है, कंडेंस होंगे, पर नीचे से फिर से अल्कोहल और वाटर के वेपर्स आ रहे हैं ना, तो होगा क्या, ये जो नीचे से आने वाला अल्कोहल और वाटर का वेपर है, अल्कोहल और वाटर का वेपर, अब देखो यहाँ पर कंडेंसेशन हो गया है फिर से, तो वो पानी अब नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, अल्कोहल का लिक्विड भी नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, पर उसी टाइम पर और अल्कोहल और वाटर का वेपर आ रहा है तो देखो अब ये जो अल्कोहल का वेपर है इसमें जो भी हीट है वो फिर से हमारा लिक्विड अल्कोहल ले लेगा, ओके, फिर से लिक्विड अल्कोहल ने ले लिया और फिर से वो अल्कोहल का वेपर बन गया और ऊपर चला गया, तो और ऊपर चला गया अल्कोहल का वेपर। पर वाटर का वेपर इतना हीट जो है वो लेके फिर से वाटर वेपर, मतलब वो जो लिक्विड वाटर है जितनी भी हीट ये दो वेपर्स लेके आए हैं नीचे से, ओके, अल्कोहल और वाटर का वेपर जो नीचे से, नया अल्कोहल और वाटर का वेपर जो नीचे से हीट लेके आए ना, उतनी वाटर के वेपर को सफिशिएंट नहीं है, या फिर सॉरी लिक्विड वाटर को सफिशिएंट नहीं है फिर से वाटर वेपर बनने के लिए, ओके, क्योंकि देखो क्या है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है ना, तो कम टेम्परेचर पर उसके वेपर्स बन जाते हैं फटाफट, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो क्या होगा, यहाँ पर जो दूसरे अल्कोहल और वाटर का वेपर जो हीट लेके आ रहे हैं वो लिक्विड अल्कोहल के लिए सफिशिएंट होगी फिर से इवापोरेट होने के लिए या फिर से वेपराइज होने के लिए, पर लिक्विड वाटर को सफिशिएंट नहीं होगी फिर से वाटर वेपर बनने के लिए, तो लिक्विड वाटर क्या होगा, यहाँ से फिर से नीचे आ जाएगा, तो हमारा देखो अल्कोहल का वेपर ऊपर गया है अब, ठीक है, और लिक्विड वाटर थोड़ा नीचे आ गया, मतलब लिक्विड वाटर नीचे आ गया, तो अब हमारा जो ऊपर इसी तरह से वैसी कहानी रिपीट हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, अल्कोहल का और थोड़ा बहुत तो वाटर भी होगा ही, ओके, पूरा का पूरा तो नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत वाटर वेपर यहाँ से भी ऊपर चला जाएगा, पर थोड़ा बहुत, ओके, तो थोड़ा आ जाएगा, मोस्ट ऑफ द लिक्विड वाटर जो रहेगा यहाँ पर वो फिर से नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा ही लिक्विड वाटर इन पहले ये जो वेपर्स थे इनसे हीट लेगा और अल्कोहल के साथ थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ओके, नीचे तो आ जाएगा बहुत सारा लिक्विड पर थोड़ा बहुत ऊपर भी जाएगा, तो यहाँ पर भी वही कहानी रहेगी, फिर से हमारे अल्कोहल और वाटर का वेपर आ जाएगा, ठीक है, फिर से आ गया हमारा अल्कोहल और वाटर का वेपर, ओके, यहाँ तक पहुंच गया सपोज, अब ये हीट लेके आए हैं, तो यहाँ पर जो लिक्विड अल्कोहल है ये फिर से वेपराइज होगा, लिक्विड वाटर जो है वो मोस्ट ऑफ द लिक्विड वाटर वेपराइज नहीं होगा, नीचे आ जाएगा, थोड़ा बहुत ही वेपराइज होगा और वाटर वेपर बनेगा, पर फिर भी यहाँ पर रिचर कौन सा है, अब अल्कोहल के वेपर्स, और ऐसे करते करते ऊपर रिचर जो रहेगा हमेशा अल्कोहल के वेपर्स रहेंगे, वाटर के वेपर्स थोड़े नीचे ही रहेंगे, ओके, तो पहले अल्कोहल के वेपर जाना शुरू हो जाएंगे हमेशा, ओके, तो ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है ये चीज इंश्योर कर रहा है कि भाई यहाँ पर पहले अल्कोहल के ही वेपर्स जाए, पानी के वेपर्स ना जाए, और जब तक अल्कोहल में जान है, मतलब जब तक हमारे फ्लास्क में अल्कोहल है तब तक हमारे अल्कोहल के वेपर्स ही चले जाएंगे, क्योंकि यही प्रोसेस रिपीट होती रहेगी, ओके, पानी के वेपर्स नहीं पहुंच पाएंगे, ओके, क्योंकि पानी के वेपर से ज्यादा
फटाक से वेपर अल्कोहल का बनता है, तो अल्कोहल ऊपर ऊपर रहेगा पानी के हमेशा, रेस में फटाक से फटाफट जाएगा ना वो। देखो ये दोनों भी है अल्कोहल और वाटर, थोड़ी सी हीट मिलने पर ये वेपराइज हो जाता है फटाक से, ओके। पर ये जो है इतना वेपराइज नहीं हो पाता, तो इसलिए ये यहीं तक पहुंचेगा, ठीक है। ज्यादा अल्कोहल के वेपर्स रहेंगे, ऐसे मेरा कहना है। थोड़ी सी हीट मिलने पर इतना सपोज अल्कोहल है, इतना सपोज लिक्विड वाटर है, तो अगर जो भी हीट आ रही है नए वाले अल्कोहल और वाटर के वेपर से, उसमें से मोस्ट ऑफ द अल्कोहल जो है, इतना सारा अल्कोहल जो है लिक्विड अल्कोहल, वो फिर से वेपराइज हो जाएगा, पर इतना सा ही वाटर जो है वो वेपराइज होगा, ओके, और वाटर वेपर में बदलेगा। तो ऊपर जो जाने वाला वेपर है वो अल्कोहल में रिचर रहेगा और वाटर में कम रिचर रहेगा। ऐसी ही कहानी बढ़ेगी बढ़ेगी, और ऊपर ऊपर जाने वाले और अल्कोहल में रिचर होंगे और वाटर में और कम कम होंगे। समझ में आ गया बात? तो रिचर वेपर जो है वो ऊपर अल्कोहल के पहुंचेंगे और अल्कोहल के वेपर्स हमारे कंडेंस होंगे और फिर अल्कोहल यहाँ पर कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर जब तक ये कहानी चल रही है तब तक, ओके, एक पॉइंट आएगा 78 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाएगा। अब इस टेम्परेचर तक टेम्परेचर हिलेगा नहीं बिल्कुल, ओके, मतलब यहाँ तक प्रोसेस में 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हिलेगा नहीं। कब तक? जब तक पूरा का पूरा अल्कोहल यहाँ से खत्म नहीं होता, ओके, क्योंकि हमको पता है बॉइलिंग में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जिस पॉइंट पर भाई टेम्परेचर हिला, समझ जाना है अल्कोहल खत्म हो गया, पानी के वेपर्स आना शुरू हो गए हैं यहाँ पर, ओके, यहाँ पर आना शुरू हो गए और पानी के वेपर्स यहाँ पर आना शुरू हो गए। तो अब हमको समझ में आ गया कि भाई अल्कोहल खत्म हो गए, अब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, ओके, क्योंकि पानी के लिए तो 100 डिग्री सेल्सियस तक उसके लिक्विड और वेपर स्टेट एग्जिस्ट कर सकता है। तो बात मेरी ये है कि 78 के ऊपर जब जाएगा टेम्परेचर, इसका मतलब अल्कोहल खत्म हो गया, सिंपली खत्म हो गया है ना। बस फ्लास्क हटा दो, फ्लास्क लगा दो नया वाला, अब इसमें हो जाएगा पानी कलेक्ट होना शुरू। तो इस तरह से हम लोग अल्कोहल और पानी के मिक्सचर्स को अलग अलग करते हैं। तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का रोल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा, ओके। वैसे तो आपके सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं समझना है, ओके। आपको अगर ये भी समझ में आया, आपके सिलेबस के हिसाब से आपको सिर्फ इतना समझना है बुक्स के हिसाब से कि भाई फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है वो अवॉइड करता है वाटर वेपर्स को पहुंचने के लिए, ओके, और ज्यादा से ज्यादा अल्कोहल के वेपर्स पहुंचने देता है। इतना भी चीज आपको समझ में आ गया तो भी ठीक है। ये वाली चीज अगर इनकेस आपको समझ में नहीं आई तो भी कोई दिक्कत नहीं, ओके। अगर समझ में आई होगी तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आई होगी तो आप आगे आगे क्लासेस में पढ़ते जाओगे, हायर क्लास में आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है, डन। तो आई होप आपको पूरा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझ में आ गया होगा। इसी प्रोसेस का इतना ज्यादा महत्व क्यों है? क्योंकि आप जो गाड़ियों में पेट्रोल डीजल ये सब यूज कर रहे हो ना, और मस्त एकदम फटफटी चला रहे हो, वो सब जो सेपरेशन, वो सब जो हमको मिल रहा है वो हमको मिलता है क्रूड ऑयल से। और ये जो क्रूड ऑयल है इसको हम लोग पेट्रोलियम कहते हैं, इसको हम लोग सेपरेट करते हैं इनटू पेट्रोल डीजल केरोसिन और बहुत सारी चीजों में। ये हम लोग इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करके करते हैं, ओके। फिलहाल तो आपके सिलेबस में वो है नहीं, तो ठीक है, पर आपको जरूर सीखना चाहिए ये भी कैसे होता है। सिंपल यही प्रोसेस यूज होती है, लिक्विड्स के बीच का डिफरेंस जो होता है बॉइलिंग पॉइंट का, इसी का इस्तेमाल करके हम लोग इनको सेपरेट करते हैं। पर आपको बस इतना ही याद रखना कि भाई ये भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही किया जाता है, क्रूड ऑयल का सेपरेशन इनटू पेट्रोल डीजल केरोसिन वगैरह वगैरह, ओके। किस बेसिस पर किया जाता है? सेम प्रिंसिपल के ऊपर, मैंने बताया लिक्विड्स के जो बॉइलिंग पॉइंट है उनके डिफरेंसेस के बेसिस पर किया जाता है। क्लियर? ओके, चलो। तो हम लोग ने अब थोड़ा थोड़ा करके डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को समझ लिया। एक बड़े बड़े चंक को हम लोग ने खा लिया है, ओके, बड़े बड़े कॉन्सेप्चुअल चंक्स को। अब ये तो एकदम सिंपल से है। नेक्स्ट टेक्निक जो है वो है बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। अब ये हम लोग कब यूज करते हैं? देखो ये जो भी बंदा है कैसे घूर रहा है, जिस चीज को घूर रहा है ना, यही सेपरेटिंग फनल है, ओके। दिख रहा है आपको ये ऐसा यहां पर, ओके। तो ये ऐसे इसका टेपर्ड शेप है, यहां पर हमारे पास ऐसा एक टैप जैसा चीज है, ओके। हम लोग टैप खोल देंगे तो जो भी हम लोग ने इस सेपरेटिंग फनल में लिया है वो यहां से नीचे निकलना शुरू हो जाएगा, ओके। तो अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं सिंपली बता देता हूं मैं, और क्यों इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे पास दो लिक्विड्स का मिक्सचर रहेगा और ये जो लिक्विड्स है वो इमिसिबल होंगे। इमिसिबल मतलब एक दूसरे में ना घुलने वाले, जैसे कि ऑयल एंड वाटर, केरोसिन एंड वाटर, राइट। तो जब ये हमारे पास ऐसे होंगे ना, तब हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सेपरेटिंग फनल का। कैसे करेंगे? ओके, तो ये जो सेपरेटिंग फनल लिया था ना मैंने, ओके, यहां पर मैं ऐसे ड्रॉ करके दिखा देता हूं आपको, ओके, सपोज ऐसे। तो मेरे ड्राइंग पर इतना जाना मत, ओके।
यहां पर ऐसे नीचे एक स्टॉप कॉक रहेगा। ओके, ये हमारा टैप जैसा काम करेगा। ओके, और यहाँ पर नीचे से लिक्विड आना शुरू हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर ये बंद रहेगा। जब हम लोग ने बंद करके रखा है तब बंद रहेगा, जब चालू करेंगे तब चालू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये बंद है अब। ठीक है। ओके, तो अब ये जो सेपरेटिंग फनल मैंने लिया, हम लोग, मैंने बताया कब यूज करते हैं, जब हमारा जो लिक्विड है वो इमिसिबल है। और ये जो इमिसिबल लिक्विड्स हैं इनकी डेंसिटीज डिफरेंट होती है। ओके, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे सेपरेटिंग फनल का। ओके, डेंसिटी डिफरेंट मतलब ओके, कोई एक लिक्विड ज्यादा डेंस रहेगा, कोई एक लिक्विड कम डेंस रहेगा। जो ज्यादा डेंस रहेगा, एकदम डेंस मतलब समझ में आया ना आपके दिमाग में, डेंस मतलब ज्यादा डेंस मतलब आपके दिमाग में हनी को लेके आओ। ओके, हनी और पानी के कंपैरिजन को करना हमेशा, डेंसिटी को थोड़ा समझने के लिए आसान हो जाएगा। मैं वही करता हूँ, देखो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ओके, अब हमको पता है हनी कैसा होता है, एकदम स्टिकी होता है, थोड़ा सा एकदम ऐसे डेंस होता है एज कंपेयर टू वाटर बोल रहा हूं मैं। ओके, कंपैरिजन में, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग कंपैरिजन में ही कह सकते हैं। हनी से भी कुछ ज्यादा डेंस हो सकता है, और करेक्ट। तो हनी और वाटर के कंपैरिजन में हनी ज्यादा डेंस है, पानी कम डेंस है, एकदम पतला सा है। राइट, पतला सा मतलब ऐसे एकदम मतलब निकल जाता है फटाक से। पर हनी कम ज्यादा डेंस है तो वो निकल नहीं पाता फटाक से, हम लोग फ्लो नहीं हो पाता फटाक से। यही आपको दिमाग में रखो। तो अगर ज्यादा डेंस है ओके, तो धस जाएगा। राइट, तो धस जाएगा मतलब दो, अगर मैं दो चीजों का ये ले रहा हूं, सपोज मैं अगर वाटर और ऑयल का मिक्सचर ले रहा हूं, तो हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा था ना, उनको मिक्स करने के बाद पानी नीचे चला जाता है। ओके, ऐसे अगर मैंने बीकर ले लिया, उसमें वाटर और ऑयल ले लिया, तो पानी नीचे का लेयर फॉर्म करता है। ओके, मतलब पानी नीचे धस जाता है, क्योंकि पानी ज्यादा डेंस है ऑयल से। ओके, तो पानी ज्यादा डेंस है तो ठप नीचे चला गया, ऑयल कम डेंस है तो ऊपर रह गया। तो ये है ऑयल, ऊपर वाला। ओके, तो डिफरेंस होता है डेंसिटी में इन लिक्विड्स के, और हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं सेपरेटिंग फनल को। ओके, अब कैसे इस्तेमाल करते हैं, चलो। तो अगर मैंने केरोसिन और वाटर का एग्जांपल ले लिया, तो इसमें भी क्या होगा, केरोसिन भाई कम डेंस है, कम डेंस है ना। तो देखो ये केरोसिन जो है, ओके, मैं ऐसे कलर ले लेता हूं यहाँ पर। ओके, ये वाला बस मैंने सेपरेटिंग फनल कैसे दिखता है वो दिखाने के लिए लिया है। इसमें से समझना मत ये ब्लू वाला केरोसिन है, ये वाला वाटर है, गलत पिक्चर है ये। ओके, केरोसिन नीचे धसेगा नहीं, केरोसिन हल्का होता है या फिर केरोसिन कम डेंस होता है पानी से। ओके, ये कुछ अलग कंपाउंड है, इसके ऊपर ध्यान मत दो, मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ बना के अलग से। तो यहाँ पर देखो केरोसिन का ऐसे ऊपर लेयर बनेगा। ओके, सबसे पहले तो हम लोग केरोसिन और पानी को मिक्स करेंगे ना, तो मिक्स करने के बाद हम लोग थोड़ा बहुत उसको वैसे ही रखेंगे थोड़ी देर के लिए। ओके, याद रखना सेपरेटिंग फनल मतलब ऐसे नहीं दो इमिसिबल लिक्विड्स ले लिए और हो गया अलग अलग, वो अलग अलग लेयर्स बन गए। थोड़ा सब्र करना पड़ता है भाई। ओके, पेशेंस, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में पेशेंस बहुत जरूरी है। ओके, चलो, तो पेशेंस रखेंगे हम लोग, दोनों का मिक्सचर लिया हम लोग ने फनल में, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, थोड़ा देर रुकेंगे। उसके बाद हमें समझ में आएगा कि भाई देखो केरोसिन ने ऊपर वाला लेयर बना दिया है और पानी ने नीचे वाला लेयर बना दिया है। ओके, क्योंकि पानी ज्यादा डेंस है देन द केरोसिन। तो ये सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं, आपको बस समझना है कि भाई कौन से टाइप के मिक्सचर को कौन सा टाइप का सेपरेटिंग मेथड यूज करना है। ओके, ये आपको दिमाग में चीज चिपक गई, खत्म। लिक्विड इमिसिबल वाले जिन लिक्विड्स का डेंसिटी अलग अलग है उनको हम लोग यूज करेंगे सेपरेटिंग फनल, उनको हम लोग सेपरेट करने के लिए यूज करेंगे सेपरेटिंग फनल। बस इतना ही समझना है। तो ये केरोसिन और वाटर का एग्जांपल है, दो लिक्विड्स इमिसिबल अलग अलग डेंसिटी वाले, जिसमें वाटर की डेंसिटी ज्यादा है तो वो धस जाएगा नीचे, केरोसिन कम डेंस है तो वो ऊपर रहेगा। ओके, तो ऊपर रह रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, जादू होना शुरू हो जाएगा। अब हम लोग कॉक को ओपन करेंगे, स्टॉप कॉक को। ओके, या फिर इस टैप को ओपन करेंगे। अब ये मैं क्या करूंगा, नीचे ना एक बीकर रखूंगा। ओके, चलो मैंने एक बीकर रख लिया। तो अब मैं टैप को ओपन करूंगा तो धीरे धीरे ना ये पानी जो है नीचे वाला लेयर वाला पानी, ये नीचे नीचे खिसकना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये जो ऊपर वाला जो आपको केरोसिन का लेयर है ना, वो हटता हुआ दिखाई देगा। वो क्या होगा, वो ऐसे नीचे नीचे आएगा। ओके, ये ऐसे नीचे 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 आता चला जाएगा, नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे। ओके, पूरा का पूरा पानी का लेयर, पूरा का पूरा हम लोग यहां तक पहुंचने तक, ओके, हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा ऐसे केरोसिन का लेयर यहाँ पर बना रहेगा फिर। ओके, अब नीचे इतना सा ही पानी बच गया, तो हम लोग आराम से, ओके, पानी निकाल रहे हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा करते 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 एक पॉइंट आएगा जब पूरा का पूरा पानी ऑलमोस्ट निकल जाएगा और सिर्फ केरोसिन का लेयर बचेगा। थोड़ा सा पानी जब रहेगा ना, तब क्या करने वाले में हम लोग ये करते थे। ओके, जब लैब में रहते थे तब एक दूसरा भी कर लेना। अब यहाँ पर ना पूरा का पूरा पानी रहेगा, देखो। ओके, यहाँ पर पूरा का पूरा पानी रहेगा, ठीक है, इसमें पानी है। तो अब मैं इस बीकर को हटा देता हूँ।
इरेज कर देता हूं मैं अब इसको। अब हम लोग लेंगे नया बीकर। इसमें क्या करेंगे मालूम है, थोड़ा बहुत जाने देंगे, ये थोड़ा बहुत पानी है ना ये भी जाने देंगे, और थोड़ा बहुत जो केरोसिन का भी जा रहा है ना, थोड़ा बहुत एक्सीडेंटली जो जा रहा है वो भी जाने देंगे हम लोग। ओके, तो ये पानी और केरोसिन फिर से थोड़े से इसमें कलेक्ट कर लेंगे, थोड़ा बहुत। तो इसमें थोड़ा सा पानी थोड़ा सा केरोसिन रहेगा शायद, फिर इसको डिस्कार्ड कर देंगे हम लोग। और फिर हम लोग नया बीकर लेंगे, फिर से मैंने नया बीकर लिया। अब और क्या करूंगा, अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ केरोसिन का ही लेयर बचेगा। ओके, तो ये पूरा का पूरा चला गया होगा। अब ये जो पानी है ना वो पूरा का पूरा चला गया, अब सिर्फ और सिर्फ केरोसिन का लेयर है, तो यहाँ पर अब पूरा का पूरा केरोसिन का लेयर। ठीक है, तो अब क्या करूंगा, मैं स्टॉप कॉक खोलूंगा तो फिर से मुझे नीचे केरोसिन मिल जाएगा, ऊपर केरोसिन गायब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। पर अगर आप एकदम केयरफुली कर रहे हो तो जो बीच में हम लोग ने दूसरा बीकर लिया था ना, जिसमें हम लोग ने थोड़ा सा केरोसिन और वाटर मिक्सचर आने दिया था, वो आप अवॉइड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। थोड़ा और केयरफुली करना है, जिस पॉइंट पर वाटर खत्म हो जाए बंद कर देना है बस। उसके बाद दूसरा बीकर लो और उसमें फिर से पूरा पूरा केरोसिन ले लो। ठीक है, वो मैंने आपको एक ऑल्टरनेटिव मेथड बता दिया था। अगर आपको मिक्सचर मतलब आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत चला जाएगा, तो इससे अच्छा आप दूसरा बीकर ले लो, उसमें थोड़ा सा मिक्स होने दो, और फिर बाद में बचा हुआ पूरा का पूरा केरोसिन अच्छे से तीसरे वाले बीकर में ले लो। ये एक मैंने सिंपल ट्रिक बताई थी। एक्चुअल में ऐसा करना है, मतलब एक्चुअल में प्रोटोकॉल क्या होता है, सिंपली पानी को हम लोग निकालेंगे, पूरा का पूरा पानी जब तक नहीं जाएगा तब तक जाने देंगे हम लोग। जिस पॉइंट पर हमको अब दिख रहा है कि पानी खत्म हो गया, बंद कर देंगे कॉक को, दूसरा बीकर लेंगे, फिर उसमें केरोसिन हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। 2 ही बीकर में काम खत्म करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल। पर मैंने एक सिंपल सा ट्रिक बता दिया आपको बचने के लिए। चलो, हो गई सेपरेटिंग फनल वाली बात। चलो, तो डिस्टिलेशन सेपरेटिंग फनल वाला मेथड भी हो गया। ओके, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें देखी, थोड़ा सेपरेटिंग फनल में भी कॉन्सेप्चुअल चीजें देखी। अब हम लोग आ रहे हैं एक नए वाले टेक्निक पर। ओके, लेटेस्ट टेक्निक टाइप है कुछ सेपरेशन का। ओके, इसका नाम है क्रोमैटोग्राफी। अब हाल ही में इसी का बहुत इस्तेमाल होता है, ओके, सेपरेट करने के लिए मिक्सचर्स को। तो अब देखते हैं क्या है भाई क्रोमैटोग्राफी। तो क्रोमैटोग्राफी इस शब्द का मीनिंग होता है कलर राइटिंग। ठीक है, तो अब ये नाम पड़ा है शब्द का, ओके, ऐसा इसका मतलब तो वैसा होता नहीं है। ओके, तो क्यों ऐसा नाम पड़ा है, क्योंकि ना शुरुआत में हम लोग उन मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए क्रोमैटोग्राफी यूज किया करते थे जिन मिक्सचर में जो कंपोनेंट से जो मिक्सचर बना हुआ है वो कलर्ड कंपोनेंट्स है। ओके, पर अब हाल ही में हम लोग ऐसे भी मिक्सचर्स क्रोमैटोग्राफी से सेपरेट करते हैं जिन मिक्सचर्स के कंपोनेंट कलर्ड नहीं है तो भी चलेगा। ओके, समझ में आ गई। तो क्रोमैटोग्राफी नाम जो कलर राइटिंग पड़ा है वो इसके वजह से पड़ा था। ओके, क्योंकि हम लोग कलर्ड कंपोनेंट वाले मिक्सचर सेपरेट करते थे शुरुआत में, अब ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो वो तो नाम का चलो स्टोरी जाने दो, उसमें उतना कुछ दिलचस्पी है नहीं। हमें दिलचस्पी है भाई प्रिंसिपल में, क्रोमैटोग्राफी काम कैसे करता है। ओके, तो ये चीज थोड़ी समझनी जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ओके, तो जो हमारे मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स है वो किस बेसिस पर सेपरेट किए जाते हैं, यही होता है प्रिंसिपल। ओके, कोई भी सेपरेशन टेक्निक का प्रिंसिपल क्या है, उस सेपरेशन टेक्निक का इस्तेमाल हम लोग जिस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए कर रहे हैं उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट हम लोग मतलब किस बेसिस पर कर रहे हैं। करेक्ट, सेपरेटिंग फनल वाला मेथड हम लोग ने यूज किया था कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए मिक्सचर के, वो किस बेसिस पर किया था कि भाई जब कंपोनेंट्स हमारे लिक्विड लिक्विड हो, इमिसिबल हो, अलग डेंसिटी के हो, तब यूज कर सकते हैं। यही प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है, हम लोग कंपोनेंट्स जो है मिक्सचर के वो सेपरेट करते हैं किस पर बेस्ड ऑन देयर रेट ऑफ फ्लो ओवर द स्टेशनरी फेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल फेज। ओके, ये चीज आपको समझनी है क्रोमैटोग्राफी में। अब ये चीज समझाने के लिए हम लोग एक्चुअल में क्रोमैटोग्राफी कैसी होती है वो देखते हैं। चलो, ओके, तो उसका एक टाइप हम लोग को समझना है हमारे सिलेबस में, तो वो समझ लेते हैं। उसको जो समझेंगे ना हम, तब हम लोग प्रिंसिपल समझ जाएंगे। ओके, ये क्या है रेट ऑफ फ्लो, ओके, स्टेशनरी फेज क्या है, मोबाइल फेज क्या है। ओके, तो ये जो कंपोनेंट्स का रेट ऑफ फ्लो है ओवर द स्टेशनरी फेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल फेज एक्चुअल में क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे करके। ओके, क्रोमैटोग्राफी करके देख के। तो देखो, पेपर क्रोमैटोग्राफी करने के लिए कुछ ज्यादा हाईफाई चीजें चाहिए नहीं हमें, सिंपली एक फिल्टर पेपर चाहिए। ओके, अब ये मैंने ऐसे क्यों लगाया ऊपर मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद। आप ग्लास बीकर ले लो या फिर एक सिंपल ग्लास ले लो आपके घर में जो भी रहेगा वो। ओके, एक ब्लैक स्केच पेन,
और बात बन जाएगी, आप पेपर क्रोमेटोग्राफी समझ जाओगे। ओके, तो करना क्या है, मैंने फिल्टर पेपर को थोड़ा अच्छी तरीके से कट किया है। तो इसमें ना मैं क्या करूंगा, मैं एक लाइन खींच रहा हूं, तो एक स्ट्रेट ऐसी लाइन खींच लो आप सिंपली। ठीक है, मैंने ऐसे खींच ली, थोड़ा बहुत ऊपर ही खींचना है, ज्यादा भी नीचे नहीं खींचना है। उस लाइन के बरोबर बीच में, साइड में, जहां पर भी आप चाहो, मोस्टली आप बीच में ही करना क्योंकि अच्छा होगा फिर सेपरेशन। तो लाइन के बीच में आप एक ऐसा ब्लैक आपके स्केच पेन से एक मार्क बना दो, ऐसे डॉट। ओके, तो आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलेगा। चलो, तो अब क्या करना है, इस ग्लास में हम लोग थोड़ा पानी लेंगे। अब पानी इस तरह से लेना है ना कि भाई साहब पानी थोड़ा कम ही लेना है शुरुआत में, ज्यादा पानी नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग इस पेपर को डिप करेंगे ना, तो हम लोग एक चीज इंश्योर करेंगे कि ये जो लाइन है ना, इसके नीचे ही होना चाहिए हमारा पानी का लेवल, ऊपर नहीं होना चाहिए। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो मैंने थोड़ा सा ही पानी लिया है शुरुआत में, और फिर मैं अब इस पेपर को डिप कर रहा हूं। ओके, दिख रहा है आपको? तो आपको बस ध्यान देना है कि इसको मैं डिप करने के बाद ये जो ब्लैक का स्पॉट है, ब्लैक इंक का स्पॉट, हमारे ब्लैक स्केच पेन का स्पॉट, उसमें क्या हो रहा है। ओके, तो मैं धीरे धीरे पेपर को डिप कर रहा हूं। चलो, पानी में डिप हो गया मेरा पेपर। ओके, ठीक है। तो मैंने अब क्या कर लिया मालूम है, इसी को मैंने ऐसे बस एक सपोर्ट देने के लिए पेंसिल से अटका लिया यहां पर। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो फिल्टर पेपर मैंने रखा हुआ है ना, ये किसी और चीज से टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगल बगल में भी थोड़ा ग्लास में पानी है, तो वहां से पानी यहाँ फिल्टर पेपर पर लगना नहीं चाहिए। जो भी पानी है नीचे से ऊपर तक आना चाहिए। तो आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर नीचे से पानी अब ऊपर जा रहा है। ओके, मोबाइल फेज है हमारा, यहाँ पर ये जो पानी है वो, और ये जो स्टेशनरी फेज हमारा पेपर हम लोगों ने लिया है वो है हमारा स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज क्योंकि पानी मूव हो रहा है, ओके, और स्टेशनरी फेज हमारा पेपर क्योंकि वो स्टेशनरी है वहां पर। करेक्ट। अब ये जो मोबाइल फेज है हमारा, ये स्टेशनरी की फेज के ऊपर रन हो रहा है, और रन होते होते जो हम लोग ने चीज रखी है, ओके, जो भी मिक्सचर हम लोग ने डाला हुआ है पेपर पर सेपरेट होने के लिए, जैसे मैंने ब्लैक, ओके, इंक ले ली और ब्लैक इंक को मैंने बस पुट कर दिया। ब्लैक स्केच पेन में ब्लैक इंक होती है, तो ब्लैक इंक मैंने ले ली और ब्लैक इंक मैंने यहाँ पर पॉइंट पर डाल दी, उसको सेपरेट करने के लिए। ओके, तो धीरे धीरे हमारा पानी जो है मोबाइल फेज रन होगा थ्रू द फिल्टर पेपर, ओके, हमारे स्टेशनरी फेज के ऊपर, और हमारे ब्लैक इंक जो भी डाइस से बनी हुई है, जो अदर कलर के डाइस से बनी हुई है, वो डाइस धीरे धीरे सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो आप थोड़ा ध्यान से देखना, शायद आपको सेपरेशन दिखना शुरू हो गया रहेगा। ओके, क्योंकि मुझे यहां से दिख रहा है, देखो अब ब्लैक जो कलर था उसमें से कई सारे कलर्स अब ऊपर उठने आने शुरू हो गए। तो थोड़ा टाइम लगता है पानी को भी रन करने के लिए, पर इतना ज्यादा भी नहीं लगता, क्योंकि देखो थोड़ी देर में देखो पानी अच्छा खासा रन हो गया है हमारे फिल्टर पेपर के ऊपर से। बस हमें थोड़ा ध्यान देना है कि फिल्टर पेपर कहीं पर टच ना हो। इससे अच्छा अगर आपको ध्यान नहीं देना है तो अच्छे से पानी को, मतलब जो भी ग्लास ले रहे हो आप उसको अच्छे से पोंछ लो पहले। ओके, तो बात बन जाएगी। तो अननेसेसरी ध्यान नहीं देना पड़ेगा कि भाई फिल्टर पेपर टच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो, आप देख पा रहे होंगे ग्लास के अंदर भी आपको दिख रहा होगा, देखो ब्लैक कलर का जो हमारा इंक था वो कैसे सेपरेट हो गया अलग अलग कलर्स में। अब मैं उसको बाहर निकालता हूँ थोड़ा। ओके, तो मैंने सॉल्वेंट रन हुआ है, देखो यहां तक रन हुआ है ऑलमोस्ट। ओके, थोड़ा और करीब से देखने पर आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरे को दिख रहा है ये ड्राई पेपर है ऊपर का, ये वेट पेपर है नीचे का। ओके, तो फिलहाल तो अभी हम लोग को और एडवांस नहीं पढ़ना है क्रोमेटोग्राफी में चीजों को, पर ये चीज समझनी जरूरी है कि भाई जो सॉल्वेंट जहां तक रन हो रहा है वो चीज मार्क करके रखनी होती है। अब ये जो अलग अलग स्पॉट्स हमको दिख रहा है आपको, यहाँ पर पिंकिश रंग कलर का कुछ है, यहाँ पर येलोइश है, फिर ग्रीन है, फिर ब्लू है, इन सारे कलर से हमारा ब्लैक कलर बना हुआ है। नीचे थोड़ा सा ब्राउनिश कुछ दिख रहा है। ओके, तो ये सारे कलर सब क्या हो गए, सेपरेट हो गए। तो हमारा जो ब्लैक इंक था वो मिक्सचर था, ओके, इन सारे कलर्स का। तो हम लोग ने पेपर क्रोमेटोग्राफी की मदद से अलग अलग कंपोनेंट्स जो अलग अलग कलर्स है ब्लैक इंक में, उनको सेपरेट कर दिया। उसके बाद करना क्या है, ओके, इसको ड्राई करना है। अब इसको मैं ऐसे सुखा के रखूंगा। ओके, आप चाहिए तो फैन के नीचे रख दो, जिसके भी नीचे रख दो। ड्राई करने के बाद इसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटोग्राम। क्लियर? तो ये था पेपर क्रोमेटोग्राफी हम लोग ने करके देखा। अब ये ऐसा क्यों हुआ वो हम लोग देखते हैं अब आगे।
तो दोस्तों जैसे कि हम लोग ने देखा पेपर क्रोमेटोग्राफी को एकदम परफॉर्म करके, तो हम लोग ने क्या ऑब्जर्व किया, बस मैं ये चीज आपको थोड़ा सा एलोंगेटेड वर्जन में दिखा देता हूँ। ये हमारा फिल्टर पेपर था और हमारा जो ब्लैक इंक था, ओके, जो मैंने यहाँ पर स्पॉट करके रखा था ऐसे, ओके, वो सेपरेट हो गया अलग अलग कंपोनेंट्स में। तो ये ऐसे गायब हो गया यहाँ से और हमें अलग अलग कलर्स मिले, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, नीचे थोड़ा सा ब्राउनिश, फिर पिंकिश, फिर ग्रीनिश और फिर ब्लूइश। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्राउनिश स्पॉट है, फिर पिंकिश स्पॉट है, थोड़ा बहुत एकदम। ओके, तो मैं थोड़ा सा रेड कलर ले लेता हूँ, सपोज पिंक इसी को मान लो आप। ओके, फिर है हमारा कौन सा स्पॉट है, फिर थोड़ा सा ग्रीनिश येलो है और फिर ब्लू है। ओके, तो थोड़ा सा ग्रीनिश येलो वाला कलर है। ओके, और फिर थोड़ा सा ब्लू वाला स्पॉट भी दिख रहा है हमको। ओके, डार्क ब्लू वाला भी थोड़ा सा दिख रहा है, राइट, ऐसे। ओके, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू वगैरह वगैरह। तो ये जो अलग अलग कलर से बना हुआ है हमारा ब्लैक इंक, ये थोड़ा सेपरेट हो गया हमारे पेपर पर। तो समझने वाली बात क्या है कि भाई ये सेपरेशन किस बेसिस पर हो रहा है। तो देखो, ये है हमारा स्टेशनरी फेज, राइट, जैसे मैंने बताया आपको हमारा फिल्टर पेपर जो है स्टेशनरी फेज है, राइट। तो इसमें स्टेशनरी फेज, तो ये मोस्टली हमारे सेलुलोज वगैरह से बना हुआ होता है। हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने पानी का लेवल इतना ही रखा ऑलमोस्ट, ओके, टच नहीं होने दिया। ओके, ये आपको इंश्योर करना है। ओके, तो ये वाली चीज आपको याद रखनी थी। और ये जो हमारा पानी था, ये था हमारा मोबाइल फेज। तो हमारा जो मिक्सचर है उसमें जो कंपोनेंट्स है वो, अब मिक्सचर तो हमको पता है अलग अलग प्योर सब्सटेंसेस के कंपोनेंट से बने हुए हैं, मतलब अलग अलग प्योर सब्सटेंसेस से बने हुए होते। तो जो भी हमारा मिक्सचर है यहाँ पर अलग अलग कलर से बना हुआ था। तो ये जो अलग अलग कलर्स है ना, इनका जो फ्लो है, ओके, ओवर द स्टेशनरी फेज, ओके, तो उसका रेट अगर हम लोग देखेंगे, रेट मतलब स्पीड, तो फ्लो की स्पीड देखेंगे तो क्या हुआ, देखो, जब हमको दिख रहा है कि भाई ब्राउन कलर यहीं पर हमको स्पॉट उसका दिखाई दे रहा है और ब्लू कलर ऊपर तक पहुंच रहा है, इसका मतलब ब्लू कलर बहुत फास्ट मूव कर रहा था, इसलिए वो यहाँ पर रुका नहीं, वो मूव करते करते ऊपर तक चले गया। तो उसका स्पीड जो था फ्लो का वो ज्यादा था। ओके, तो यही बस समझना है हमें, जो डिस्टेंस है ना, अगर डिस्टेंस ट्रैवल्ड ज्यादा है तो रेट ऑफ फ्लो ओवर स्टेशनरी फेज, ओके, ज्यादा है। ओके, मतलब स्पीड ज्यादा है। अगर अब स्पीड ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, जो मोबाइल फेज है ना वही लेके जा रहा है इन कंपोनेंट्स को उसके साथ। ओके, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो चीज ज्यादा दूर तक जा रही है वो मोबाइल फेज में रह के ज्यादा दूर तक जा रही है, इसका मतलब वो मोबाइल फेज से उसका लगाव ज्यादा है। ओके, इसलिए वो ज्यादा टाइम तक मोबाइल फेज में रह रही है। और हमको तो पता है हमारा मोबाइल फेज तो आगे आगे बढ़ रहा है ना, ऊपर ऊपर तक चला गया। ओके, हमारा पानी, तो अगर हमारा पानी के साथ जितना ज्यादा दूर जो कंपोनेंट जा रहा है, उसका मतलब उस कंपोनेंट का पानी के साथ लगाव ज्यादा है। लगाव ज्यादा है मतलब वो ज्यादा सोल्यूबल है। ओके, तो यही चीज है, तो सोल्यूबल, मोर सोल्यूबल। तो जो कंपोनेंट ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो हमारे मोबाइल फेज में ज्यादा सोल्यूबल है, मोर सोल्यूबल इन मोबाइल फेज। ये आपको चीज समझनी थी। ओके, और यही हमारा प्रिंसिपल है क्रोमेटोग्राफी का कि भाई साहब, कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर रेट ऑफ फ्लो, स्पीड ऑफ फ्लो ओवर द स्टेशनरी फेज। हम लोग ने देखा ओवर द स्टेशनरी फेज हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर था। ओके, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल फेज, मोबाइल फेज इनको लेके जा रहा है। ओके, तो अलग अलग कंपोनेंट्स का रेट ऑफ फ्लो अलग अलग है, इसीलिए वो अलग अलग डिस्टेंसेस ट्रैवल करेंगे, अलग अलग डिस्टेंसेस ट्रैवल करेंगे तो अलग अलग, तो वो सेपरेट हो जाएंगे। ओके, और यही तो हमको चाहिए और हम लोग ने कर दिया सेपरेशन। ओके, चलो अब फटाफट हम लोग एडवांटेजेस और एप्लीकेशन देख लेते हैं क्रोमेटोग्राफी के। एडवांटेजेस है कि भाई थोड़ा सा अमाउंट ऑफ मिक्सचर भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। देखा ना हम लोग ने दूसरा ब्लैक इंक ले लिया था पर फिर भी वो भी सेपरेट हो गया था, राइट। दूसरा है कंपोनेंट्स विद वेरी सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कैन बी सेपरेटेड। देखो अब सारे के सारे तो कलर्स ही थे, रेड कहो, ब्लू कहो, ग्रीन कहो, ये सब डाइज थे। अब डाइज जो है ना, इनकी प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर है। ओके, पर फिर भी इतने सिमिलर प्रॉपर्टीज होने के बावजूद भी हम लोग ने उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर पाए विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी का ये एडवांटेज है कि भाई कंपोनेंट्स की भले सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हो, फिर भी हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। ओके, फिर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी आइडेंटिफाइड। ऑब्वियसली हम लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ब्लैक हमारा जो इंक है
वो देख के हम लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस डाई कलर के बना हुआ है। किस किस डाई कलर से बना हुआ है देखा हम लोग ने, ब्राउन थोड़ा है, थोड़ा पिंकिश है, थोड़ा ब्लू है, थोड़ा ग्रीन है, थोड़ा येलो है, राइट। तो हम लोग ने कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को भी आइडेंटिफाई कर लिया विद हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी। और लास्टली क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर कैन बी डन। अब ये वाला जो चीज है ना, मतलब हम लोग ने जो मिक्सचर लिया उसमें कौन सा कंपोनेंट कितना है ये भी हम लोग ढूंढ सकते हैं विद हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी। पर ये क्रोमेटोग्राफी का सबसे बेसिक वाला चीज हम लोग देखा था पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये जो चीज है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन वाली कि कौन सा कंपोनेंट कितना है हमारे मिक्सचर में, ये थोड़े और एडवांस लेवल क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक जो है उनकी मदद से हम लोग कर सकते हैं। ओके, वो हमको अभी यहाँ पर करनी नहीं, पर इन जनरल एडवांटेजेस में इसका एडवांटेज है, इसलिए मैंने आपको बताया। ओके, उसी तरह से एप्लीकेशंस क्या है भाई, सिंपली सेपरेट करने के लिए, राइट। तो सेपरेट क्या क्या करने के लिए भाई, कलर्स इन द डाई। ओके, अलग अलग कलर्स जो डाई में है उनको सेपरेट किया हम लोग ने, अभी भी वही किया ना, ब्लैक कलर को सेपरेट किया अलग अलग कलर्स में। ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड, ब्लड में से ड्रग्स को भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। ओके, पिगमेंट्स फ्रॉम द नेचुरल कलर्स, नेचुरल कलर लिया, उससे उस नेचुरल कलर के अलग अलग पिगमेंट्स को भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। ओके, फिर टू प्यूरिफाई मेनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी हम लोग क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। चलो अब हम लोग आते हैं लास्ट टॉपिक पर इस चैप्टर के। ओके, जो कि है एकदम इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, और आपको भी अब दिमाग लगाना है। क्या करने वाले हैं हम लोग भाई, हम लोग सेपरेट करने वाले हैं मिक्सचर्स को जो कि जिसमें है 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स। अब जब 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं ना तो थोड़ा मजा क्या होता है मालूम है, थोड़ा कि हम लोग को अलग अलग डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स को एक साथ इस्तेमाल करके सेपरेट करना होता है। तो सपोज मैं एक सिनारियो देता हूं आपको। आपका सपोज ओके, आपकी छोटी बहन है, आपने सैंड का सैंपल ले लिया था, आपने सॉडस्ट का सैंपल ले लिया था, और आपके पास एक सॉल्ट का सैंपल था। आपको स्कूल में जाके XYZ कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, तीनों भी सैंपल्स आपको चाहिए थे। पर आपकी छोटी बहन जो है वो खेल रही है, खेलते खेलते उसने तीनों भी सैंपल्स उठा लिए, ओके, जो पॉलीथीन में वगैरह थे, और उसने नीचे फ्लोर पर डाल दिए और मिक्स कर दिए। अक्सर होता है ना, छोटे बच्चे कर लेते। अब मिक्स कर दिए तो अब क्या ही करें। अब वो मिक्स करने के बाद खुद भी रो रही है वो चलो बात जाने दो, वो तो जोक हो गया। अब आपके सामने चैलेंज क्या है भाई, आपको तो अब यही मिक्सचर, यही सैंपल्स आपके पास थे, फिर से जाके बीच से जाके सैंड लेके आओ, सॉडस्ट कारपेंटर से जाके लेके आओ, नमक तो घर में ही मिल जाएगा, पर फिर ये कौन करेगा। उससे अच्छा आप क्या सोचोगे, यार और कुछ तरीका है क्या जिससे मैं इन 3 कंपोनेंट्स जो अब मिक्स हो गए हैं उनको मैं सेपरेट कर सकूं। और आप अब आपको पॉज करना वीडियो को और खुद सोचना, दिमाग लगाना कैसे इन 3 कंपोनेंट्स को आप सेपरेट कर सकते हो बाय यूजिंग अब तक के आपने जितने भी सेपरेशन टेक्निक्स पढ़े हैं, आपके क्लास 6th में, आपके क्लास 7th में, अभी यहाँ तक हम लोग ने उन सारे सेपरेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके बहुत सिंपल से यूज करने, और आपका काम बन जाएगा। ओके, चलो, तो आई होप आपने ट्राई किया होगा खुद से। चलो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हम लोग सेपरेट करेंगे। ओके, तो अब मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास है सैंड, मेरे पास है सॉडस्ट मिक्स किया हुआ है और सॉल्ट में। अब मैं सोचूंगा, देखो ये 2 जो है और ये जो है सॉल्ट, इन तीनों में ये जो सॉल्ट है वो पानी में घुल जाता है ना, तो हमारा ये सॉल्ट तो पानी के अंदर चला जाएगा। फिर चलो एक तो निकल गया। सॉडस्ट और सैंड में आपको एक फर्क पता ही होगा, सॉडस्ट बहुत हल्का होता है ना, तो पानी में आपने कभी अगर सॉडस्ट को डाल के देखा होगा ना तो वो ऊपर तैरेगा क्योंकि फ्लोट होगा। और सैंड हमको तो पता ही है, सैंड थोड़ी देर के लिए ऐसे घूमते रहेगा, पर कुछ देर बाद सैंड नीचे सेटल होगा बॉटम पर। तो इसका मतलब हम लोग पानी डाल के इन 3 चीजों को सेपरेट कर सकते हैं, शुरुआत तो कर सकते हैं एटलीस्ट। चलो शुरुआत कर सकते हैं ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले पानी डाल दिया। इस मिक्सचर को मैंने बीकर में ले लिया या फिर किसी भी कंटेनर में ले लिया, आपके पास घर में जो भी है उसमें ले लो, पानी डाल दिया। अब पानी डालने के बाद हुआ क्या है, देखो हुआ क्या है, मजेदार चीज हो गई जो मैंने अभी बताई थी आपको। सॉल्ट तो पानी में घुल जाएगा, बाकायदा घुल जाएगा। तो पानी में घुलने के बाद ये देखो, हमें सॉल्ट तो अब दिखाई नहीं दे रहा है, पानी के अंदर सॉल्ट इज छुप गया। ओके, चलो फिर जो सॉडस्ट है, ओके, ये ऐसे ऊपर ऐसे तैरेगा, और हमको पता है जो सैंड है थोड़ी देर के बाद ऐसे नीचे जाके बॉटम पर सेटल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको तीनों भी चीजें तो चाहिए। सॉडस्ट तो हमको ऊपर दिख रहा है, सैंड नीचे दिख रहा है। अब हम लोग 2 प्रोसेस को एक साथ इस्तेमाल करेंगे। हमको पता है कि ऊपर वाली चीज अगर हमको निकालनी है, ओके, और ये नीचे वाली चीज भी हमको अलग से चाहिए, तो ये तो नीचे सेडिमेंट के फॉर्म में नीचे छप गई है ना, एकदम बेस पे जाके बैठ गई है, तो हम लोग सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन का इस्तेमाल करते। पर क्या होगा देखो, सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन करेंगे तो ना
ये जो ऊपर में जो फ्लोट हो रहा है ना सॉल्डस्ट, हम लोग दूसरे वाले बीकर में सपोज या फिर कोई भी वेसल में डाल रहे हैं, तो ये हमारे जो सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ सॉल्डस्ट भी चला आ जाएगा। अब ऐसे सोचो, इसको भूल जाओ, ठीक है, सैंड को भूल जाओ, समझो आप पानी और सॉल्डस्ट का ही मिक्सचर है आपके पास, तो क्या करोगे आप? फिल्ट्रेशन करोगे ना, फिल्टर पेपर से पास करवाओगे तो सॉल्ट सॉल्यूशन निकल जाएगा, हमारा सॉल्डस्ट फिल्टर पेपर में रह जाएगा। तो हम लोग दो प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन के हिसाब से हम लोग आराम से डिकेंटेशन करवाएंगे। ओके, आराम से, यहां पर नीचे सेडिमेंटेशन हो गया है पहले से अब, ओके, सैंड का, आराम से ऊपर वाला जो चीज है पूरा पानी के साथ जो सॉल्डस्ट है उसको हम लोग फनल से पास करवाएंगे। ओके, इसके अंदर देखो ऐसे ऐसे फनल से पास करवाएंगे। नीचे में रखूंगा बीकर। अब इस बीकर में क्या होगा, देखो ऊपर ना ये फिल्टर पेपर लगाऊंगा ना मैं, तो इस फिल्टर पेपर में देखो, इस फिल्टर पेपर में मेरा सॉडस्ट बैठ जाएगा अंदर। ओके, सॉडस्ट अटक जाएगा यहां पर, ठीक है। नीचे चला क्या जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन चला जाएगा नीचे। ओके, यहां पर फनल से नीचे फिल्टर पेपर ये जो है ना, ओके, तो ये फनल है अपना रेड वाला जो मैंने बनाया ना, सॉरी एक मिनट, जो रेड वाला मैंने बनाया ना ये फनल है, राइट। तो नीचे यहां से सॉल्ट सॉल्यूशन चला जाएगा, तो सॉल्ट सॉल्यूशन हमारा नीचे से कलेक्ट हो जाएगा, ओके, बीकर में। और ये देखो, ये रह गया फिल्टर पेपर में, सॉल्ट सॉल्यूशन चला गया बीकर के अंदर, और हम लोग आराम से पोर कर रहे हैं ना, डिकेंट कर रहे, तो हम लोग इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे। तो ये जो बीकर है ना, अब इसमें ये दोनों चीजें तो निकल गई, तो अब इसमें बचा क्या, सिर्फ सैंड। ओके, तो सैंड अलग मिल गया, सॉल्ट अलग मिल गया। अब सॉल्ट अलग करना की देरी है, तो हम लोग इसी बीकर को उठाएंगे और क्या करेंगे भाई, उठाएंगे और ओके, इसको हम लोग हीट करेंगे। तो हीट करने पर क्या होगा, पानी इवेपोरेट ऑफ हो जाएगा और बचेगा हमारा बेचारा सॉल्ट भैया, राइट। तो पानी को मैं हटा देता हूँ, अब इवेपोरेट हो गया ना मेरा पानी, और बचेगा क्या हमारा, ओके। अब सॉल्ट तो व्हाइट होता है, मैं व्हाइट से तो दिखा नहीं सकता सॉल्ट को, चलो ब्लैक में दिखा देता हूँ, बच गया अपना सॉल्ट। तो देखो, सॉल्ट, सॉडस्ट, सैंड अलग अलग हो गए। तो अब आप लेके जा सकते हो आपके स्कूल में, ओके, कर लो जो एक्सपेरिमेंट करना है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, दिमाग लगाना है हमें। जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग ने पढ़े हैं, जो भी चीजें हम लोग ने पढ़ी है, जिस तरह से हम लोग मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं, हो सकता है हमें तरह तरह के प्रोसेसेस एक साथ इस्तेमाल करने पड़े और हमारे दिए हुए मिक्सचर को सेपरेट करना पड़े, ओके। पर वो जो सीक्वेंस है वो इंपॉर्टेंट है, राइट। पहले हम लोग ने पानी ऐड किया, फिर बाकी की चीजें की, फिर वो सब किया, तो वो सीक्वेंस तो अपने आप आ जाएगा अगर आप सही तरीके से कॉन्सेप्ट लगा रहे हो और आपका मोटिव इतना ही है कि भाई मुझे अच्छी तरीके से तीनों भी कंपोनेंट सेपरेट करने, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, आगे मेरे पास और एक इंटरेस्टिंग सा मिक्सचर है जो कि है आयरन फाइलिंग्स, सल्फर और कॉमन सॉल्ट का। अब मैं चाहता हूं कि जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में आपने थोड़ा बहुत दिमाग लगाया होगा, आपको अगर नहीं भी मिला होगा अब तो पक्का दिमाग लगाना, आपको आप मोस्टली आ जाएगा, आप उस मेथड तक पहुंच जाओगे, वो मेथड ढूंढ लोगे जिससे आप तीनों को भी अलग अलग कर सकते हो। सेम सिनारियो हो गया भाई, मिक्स हो गया, गलती से मिक्स हो गया तीनों भी। चलो कैसे सेपरेट करेंगे, पॉज करो, ऐसे ही बस काउच पोटैटो की तरह बैठते मत देखो। मैं टीवी थोड़ी देख रहे हैं, हम लोग पढ़ाई करने आए ना, तो पढ़ने के लिए हम लोग को हमारा दिमाग भी चलाना होगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ के कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आपको सीखना होगा अभी से, ओके। चलो तो सोचो थोड़ा, 1 मिनट 2 मिनट के लिए पॉज करना वीडियो को, फिर रिज्यूम बैक करना। सोचने के बाद आपको अगर आंसर मिल गया होगा तो चेक कर लेना कि भाई सच में ऐसा ही कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग, ओके। चलो मैं आप बता देता हूँ, आप आई होप आपने कर लिया होगा, ओके, सोच लिया होगा। तो आयरन फाइलिंग, सल्फर और कॉमन सॉल्ट है मेरे पास, मिक्स कर दिए। पढ़े हैं हम लोग, आयरन फाइलिंग्स जो है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर ये तीनों का मिक्सचर मेरे पास है अब, जिसमें आयरन फाइलिंग्स भी है, सल्फर भी है, कॉमन सॉल्ट भी है, तो मैं मैग्नेट लेके आऊंगा, मैग्नेट से मैं आयरन फाइलिंग्स को उठा के लेके चला जाऊंगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ अब सल्फर और कॉमन सॉल्ट। अब देखो, ये जो सल्फर और कॉमन सॉल्ट है, ओके, ये देखो, ये रह गया अपना सल्फर, ये रह गया मेरा कॉमन सॉल्ट, ओके। तो कॉमन सॉल्ट तो मैं अब ब्लैक से दिखा देता हूँ, चलो, ओके, ठीक है, ये कॉमन सॉल्ट है। अब मुझे पता है सॉल्ट का प्रॉपर्टी क्या है, पानी में घुल जाएगा, करेक्ट। और ये जो सल्फर होता है ना, पानी में घुलता नहीं है, ओके। तो अच्छी बात है ना, इन दो, अब मिक्सचर में 2 ही चीज बचे, मैं इन दोनों को भी क्या करूंगा, बीकर में लूंगा और पानी लूंगा, ओके। तो पानी लूंगा बीकर में और इन दोनों को भी डाल दूंगा बचा हुआ मिक्सचर को, ओके। आयरन फाइलिंग्स तो यहाँ पर निकल गए जितने भी थे, अब इसको डाल दिया मैंने,
तो इसमें सॉल्ट जो है वो घुल गया पानी के अंदर, चलो सॉल्ट घुल गया, ठीक है भाई साहब। पर ये जो सल्फर जो है ना ये घुलेगा नहीं, ओके, ये सल्फर नहीं घुलेगा। अब सल्फर घुलेगा नहीं तो हम लोग क्या करेंगे फिर भाई, हम लोग फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लेंगे, खत्म। तो हमें क्या मिलेगा नीचे, फिर से वही चीज, बीकर में हमको मिलेगा सॉल्ट का सॉल्यूशन, ओके। फिल्टर पेपर में ऊपर बचेगा अपना जो भी हमारा सल्फर है वो, ओके। अब ये जो नीचे सॉल्ट का सॉल्यूशन बचा है, ओके, इसको क्या करेंगे हम लोग अलग करने के लिए, देखो आयरन फाइलिंग्स अलग हो गए, सल्फर अलग हो गया। अब सॉल्ट का सॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे भाई, नीचे आग लगा देंगे, ओके, मतलब हीट करेंगे, और फिर पानी इवापोरेट हो जाएगा तो हमको हमारा सॉल्ट भी मिल जाएगा, हो गया, सिंपल सी चीज थी, ओके, खत्म। तो मेरा सॉल्ट, सल्फर, आयरन फाइलिंग्स तीनों भी सेपरेट हो गए, ओके, क्लियर। चलो अब टाइम आ गया है, हम लोग ने अभी तक जो भी चीजें पढ़ी, थोड़ी बहुत चीजें हम लोग को कितना समझ में आया है वो देखने के लिए तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, तो उससे समझ में आएगा कि आपको थोड़ा बहुत कितना समझ में आया है अब तक हम लोग ने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो, ओके। तो गिव वन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मिक्सचर। क्या है, दो कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया, सॉलिड सॉलिड बेस्ड ऑन द स्टेट और बेस्ड ऑन द कंपोजिशन, दोनों टाइप को मिक्स कर दिया जैसे हम लोग ने पढ़ा था। और अब इसका एग्जांपल पूछ रहे हैं हमें कि गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो भाई सॉलिड सॉलिड होमोजेनियस में किसका होगा, किसका होगा, थोड़ी देर पहले हम लोग ने देखा था ना, राइट। सॉलिड सॉलिड दोनों भी सॉलिड, होमोजेनियस एक साथ एकदम मस्त यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, यूनिफॉर्मली मिक्स हुए हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है अलॉय का, राइट राइट। तो आपको अगर कोई, आपको शायद अगर फिर से एक्सप्लेनेशन देखना होगा तो आप वीडियो में पीछे जाके देख सकते हो, शुरुआत में हम लोग ने पढ़ाई ये चीज, ओके। मैंने बताया कैसे अलॉय का, अलॉय इज अ होमोजेनियस सॉलिड सॉलिड मिक्सचर। वैसे सॉलिड लिक्विड हेटेरोजेनियस मिक्सचर, देखो हेटेरो, सॉलिड लिक्विड दो कंपोनेंट्स अलग अलग स्टेट में है, सॉलिड और लिक्विड, हेटेरो मतलब मिक्स नहीं हो रहे अच्छे से, ओके। सैंड और वाटर, सैंड और वाटर, सॉलिड लिक्विड हेटेरोजेनियस बन जाएगा, करेक्ट। तो सैंड प्लस वाटर, फिर लिक्विड लिक्विड होमोजेनियस मिक्सचर, एक साथ अच्छे से घुलेंगे, होमोजेनियस कंपोनेंट्स कौन से दो, लिक्विड लिक्विड, तो अल्कोहल एंड वाटर, राइट, अल्कोहल एंड वाटर एकदम अच्छे से घुल रहे हैं, तो होमोजेनियस, करेक्ट, ओके। तो अल्कोहल प्लस वाटर, लिक्विड लिक्विड होमोजेनियस मिक्सचर, क्लियर क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। सजेस्ट अ सुटेबल टेक्निक टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स, ठीक है भाई साहब। ऑल्सो गिव अ रीजन फॉर सिलेक्टिंग द पर्टिकुलर मेथड, हाँ भाई रीजन भी देना है, ऐसे नहीं बस उठ के बोल दिया, ओके। सबसे पहले है वाटर एंड अल्कोहल, आप ध्यान देना, बताना है पहले टेक्निक टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर। वाटर एंड अल्कोहल थोड़ी देर पहले देखा था, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो जाता 30 डिग्री सेल्सियस से कम था, तो आप गलती से भी डिस्टिलेशन सिर्फ मत लिख के आना, गलत हो जाएगा भाई साहब। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे हम लोग, ओके। अब क्यों यूज करेंगे, रीजन क्या देंगे हम लोग, क्योंकि भाई दोनों भी हमारे मिक्सचर में दोनों भी कंपोनेंट्स कैसे हैं, लिक्विड लिक्विड मिसिबल है, मतलब लिक्विड लिक्विड होमोजेनियस मिक्सचर है, जिसमें जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है दोनों भी लिक्विड के बीच में वो है लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो जब कभी भी हमारे लिक्विड लिक्विड होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लोग उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के बेसिस पर, के आधार पर हम लोग कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं। तो बिकॉज दिस टू कंपोनेंट्स आर हैविंग डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, ओके, तो इसीलिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज कर रहे हैं, और वो की डिफरेंस जो है वो लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस है, इसीलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सिर्फ डिस्टिलेशन नहीं, ओके। चलो फिर अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड, अब थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, अभी पढ़ा होगा ऐसे नहीं, थोड़ा क्लास 6 में भी पढ़ा होगा आपने, ओके। तो अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड याद करो, अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन होता है ना उसका, राइट, सैंड का होता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो याद है अमोनियम क्लोराइड अगर हम लोग लेंगे, ओके, डिश में, उसको हम लोग अगर हीट करेंगे अमोनियम क्लोराइड और सैंड के मिक्सचर को, तो क्या होगा भाई, हम अमोनियम क्लोराइड तो सब्लाइम होता है, सब्लिमेशन शो करता है, तो ये जो अमोनियम क्लोराइड होगा प्लस सैंड में, तो अमोनियम क्लोराइड तो भाई उड़ जाएगा वेपर्स के फॉर्म में, ओके। अब हम लोग को ये भी अगर चाहिए होगा तो हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग फनल लगाते हैं, इन्वर्टेड फनल लगाते हैं, करेक्ट। ऊपर से कॉटन प्लग कर देते हैं कि भाई अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स निकल ना जाए, यहीं पर फंस जावे, यहीं पर ट्रैप होवे, और फिर यहीं पर वो कूल डाउन होने के बाद फनल के नेक के पास ही फिर से सॉलिडिफाई हो जाए, उनके वेपर सॉलिडिफाई हो जाए, डिपोजिशन हो जाए, करेक्ट। तो इस तरह से हमें अमोनियम क्लोराइड और सैंड अलग अलग मिल जाएगा। तो ये क्या था, सब्लिमेशन था, सब्लिमेशन मेथड है ये, राइट। तो सब्लिमेशन लिखना है,
क्यों यूज किया भाई हम लोग ने, क्यों यूज किया कि दो जो हमारे सॉलिड सॉलिड जो हमारा कंपोनेंट्स है मिक्सचर में, उसमें से एक जो है वो सब्लिमेशन शो करता है, तो इसीलिए हम लोग ने यूज किया, क्योंकि हम लोग को पता है अगर किसी दोनों में से कोई एक भी सब्सटेंस सब्लिमेबल होगा, सब्लिमेशन शो कर रहा है, तो हम लोग सब्लिमेशन का इस्तेमाल करके सेपरेट कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग ने किया। बस इतना ही बताना है क्यों किया। चलो ऑयल एंड वाटर, अब देखो थोड़ी देर पहले देखा था ऑयल वाटर लिक्विड लिक्विड, ओके, हेटेरोजीनियस, एकदम अच्छे से घुल नहीं रहे, एक की तरफ ऑयल तो दूसरी तरफ वाटर, तो पूरे के पूरे मिक्सचर में ऑयल और वाटर सभी जगह पर समान तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ऑयल और वाटर के पार्टिकल्स, तो हेट्रोजीनियस, लिक्विड लिक्विड हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। ओके, डिफरेंस है उनके डेंसिटी में, ऑयल हल्का है, वाटर भारी है, तो वाटर धस जाएगा नीचे, ऑयल ऊपर रहेगा। हम लोग ने पढ़ा ये सारी चीजें, तो हम लोग क्या करेंगे, सेपरेटिंग फनल यूज करेंगे, वाटर को निकाल लेंगे और उसके बाद फिर दूसरे बीकर में टैप खोल के फिर से ऑयल को निकालेंगे, तो सेपरेटिंग फनल यूज किया हम लोग ने, राइट। अब क्यों यूज किया ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं लिक्विड लिक्विड हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, जिन लिक्विड्स की डेंसिटी अलग अलग है, और अगर अब ऐसा होगा, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है तो हम लोग सेपरेटिंग फनल यूज करते हैं, इसीलिए हम लोग ने सेपरेटिंग फनल को यूज किया। करेक्ट, बात समझ में आ गई। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं, ओके, और आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, आपको बहुत मजा भी आएगा मेरे साथ पढ़ने के लिए, और हम लोग ने इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर भी कर लिया है। ओके, तो आपको जैसे को पता ही है, लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है, पर मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा, आपको समझ में आई कि नहीं चीजें, आपको कैसा लगा, आपको अच्छा लगा या नहीं, ओके, आपको मजा आया या नहीं, मैं बिल्कुल वेट करूंगा आपके कमेंट्स का, आप बिल्कुल कमेंट्स करना। ओके, बाकी आप सभी को पता ही है, लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट्स के साथ, अगले चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, पढ़ते रहो एंड हैव अ ग्रेट डे।